नावल हम मिसाले सहरा। राइटर समरा बुखारी। जा ना बेटा, वो बेचारी कब से इंतजार कर रही है। अरे, तू ये तो सोच, इस सारे मामले में भला उसका क्या कसूर। जा शाबाश। देख, मेरे बंधे हुए हाथों की लाज रख ले। क्या करती हो अम्मा। उसने सख्त जिल्लाहट के साथ अम्मा के अपने सामने बंधे हाथ पीछे किए, फिर मेज पर पड़ा पानी का गिलास पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। पानी और कांच के टुकड़े यहाँ वहां बिखर गए। मेहमानों से घर भरा पड़ा है, क्यों तमाशा बनवाते हो। और अभी जो तुम्हारे अब्बा कमरे से निकल आए तो कुछ लिहाज नहीं करेंगे। नई दुल्हन के सामने कान से पकड़ कर ले जाएंगे तुम्हें। पता है मुझे, जानता हूँ, यही औकात है मेरी। कितना कहा था मैंने मंगनी की तस्वीरें देखने के बाद, ये वो लड़की नहीं है जिसके लिए मैंने आप लोगों को उनके घर भेजा था। गलती से आप उसे मेरी चॉइस समझकर अंगूठी पहना आई हैं। इनकार कर दे और ये जो तस्वीरों में फिरोजी सूट पहने खड़ी है उसकी बात करें। लेकिन यहाँ औलाद के जज्बात का पास किसे है। आपने भी इनकार किया और वो हमारे अब्बा मोहतरम, वो तो हत्थे से ही उखड़ गए। यहाँ तक धमका दिया कि अब जो रिश्ता तोड़ूंगा तो वो खुदकुशी कर लेंगे। ले आया हूँ आप लोगों के दबाव में आकर इस नमूने को। अब संभाल रखिए, मुझसे कोई तवक्को रखने की कतई जरूरत नहीं है। शहाब हद दर्जा कठोर हो रहा था और सफिया बेगम के हाथ पांव फूले जा रहे थे। देख बेटा, घर मेहमानों से भरा हुआ है। जरा भी जो किसी को भिनक पड़ गई तो फिर खानदान में बात फैलते देर नहीं लगेगी। हम भी बेटियों वाले हैं, कल को लड़कियां बहना भी हैं और तुम्हारे। हाँ बस, आपको बेटियों की फिक्र है। बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी परवाह नहीं। खुदा न ख्वास्ता क्यों बर्बाद होने लगी तुम्हारी जिंदगी। अनम बहुत अच्छी लड़की है। जी हाँ, आपकी बेटी की पसंद जो है, मुझे तो लगता है उसने जानबूझकर ऐसा किया है। बहन पर शक करते हो, शर्म नहीं आती। जान छिड़कती हैं बहनें तुम पर। इस जान छिड़कने का एक मुजाहरा तो देख ही रहा हूँ। इशारा अपने कमरे की जानब था जहां दुल्हन 6 घंटे पहले लाई गई थी। अरे, तुमने सबा सूट वाली कहा था। इस पूरी तकरीब में सबा सूट तो सिर्फ अनम ने ही पहन रखा था। अब के माँ झिंझलाकर बोली। उसी से मिलता जुलता रंग पहना था उसने भी। हाँ बस मिलता जुलता रंग बता दिया और काम खत्म। कुछ तो तफसील से बताया होता। जमीन आसमान का फर्क है उस रुबाबा और हमारी अनम में। चचाजाद बहनें हैं दोनों, मगर जरा भी जो सूरतें आपस में मिलती हों। यही तो रोना है। मुझे हमेशा से सांवला रंग और लंबा कद अट्रैक्ट करता है, और आप ले आई हैं इस फीके शलजम को मेरी दुल्हन बनाकर। खुदा को मानो शहाब, ये गुस्से की अनक आंखों से उतार कर देखो। अनम इस रुबाबा से कहीं ज्यादा प्यारी है। सादगी में भी ऐसी हसीन लगती है कि नजर हटाने को जी नहीं चाहता। जबकि उसकी चचाजाद रुबाबा सिर्फ बनी संवरी ही अच्छी लगती है। आप कुछ भी कहें, मुझे वही पसंद थी। और अब जबकि मैं जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हार चुका हूँ, एक नापसंदीदा शख्सियत को आप लोगों के कहने पर निकाह में ले आया हूँ, तो मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जीने की उमंग दम तोड़ चुकी है। जिद्दी और हरदरम तुम हमेशा से हो, लेकिन खुदा के लिए इतना तो सोचो, ये एक जीती जागती लड़की का मामला है। और मैं, क्या मैं जीती जागती जिंदगी ना था। एक खिलौने की तरह खेले हैं आप लोग मेरे जज्बात से। वो सर हाथों में थाम कर यही लाउंज में सोफे पर बैठ गया। ये सब तकदीर के खेल हैं। तुम्हारी किस्मत में अनम ही लिखी थी। इतनी बहस और सारे दिन की भाग दौड़ से सफिया भी थक चुकी थी। मजीद कुछ कहे और उसकी सुने बगैर आखिर वो भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उनके जाने के बाद उसने सर हाथों से उठाया, अपने कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा और सोचा, नवाबजादी मेरे पूरे कमरे पर कब्जा किए बैठी है और मैं यहाँ सोफे पर रात गुजारने पर मजबूर हूँ। लेकिन नहीं, मैं भला क्यों सोफे पर सोऊं। इस ख्याल का आना था कि वो झटके से उठा, तेजी से दरवाजा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। वाह, ये तो मेरे इंतजार में है। उसने बेड पर सर झुकाए बैठी वजूद को बर्फीली नजर से देखा। वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। लिबास तब्दील करके कमरे में आया और अब भी उसी पोजीशन में बैठी थी। ये सब तब्दील करो और सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। लहजा था कि आग। अनम ने बेख्तियार सर उठाकर उसकी जानिब देखा। जुल्म हुआ है मेरे साथ। मेरी पसंद की लड़की और थी, लेकिन मेरे अब्बा ने जिंदगी में कभी मेरी मानी है जो अब मानते। खैर, अब भुगतेंगे और पछताएंगे। वो भूल गए हैं, शहाब अहमद बच्चा नहीं रहा। तकिया सेट करते हुए वो मुसलसल बुड़बुड़ा रहा था। और अनम की तो समझो जिस्म से जान ही निकल गई थी। क्या क्या ख्वाब पलकों पर सजाकर वो मैके की दहलीज छोड़कर यहाँ आई थी। इस बेदर्द ने जरा भी तो ख्याल नहीं किया। लम्हों में सारे ख्वाब चिकनाचूर कर डाले।
وہ تو करवट बदल कर लेटा और शायद वाकई कुछ देर के बाद सो भी गया था। मगर जिसके ख्वाब जले थे, अरमानों का गला घोंट दिया गया था, वो कैसे सो सकती थी? ज्वेलरी उतार कर साइड टेबल की दराज में डाल दी, लेकिन कपड़े तब्दील करने नहीं उठी। इतना भारी अरूसी जोड़ा पहने वो सारी रात जागती रही। सुबह उसका दुख उसके वीरानी चेहरे पर रकम थी। सबसे पहले सास ही उसके कमरे में आई थी। उसे यूं उजड़ी सूरत और इतने भारी जोड़े में बैठे देखकर धक से रह गई, जबकि शहाब कंबल ओढ़े अभी तक सो रहा था। तुम सो जाओ बेटा, कुछ देर आराम कर लो और ये कपड़े तब्दील करो। मैं चाय और साथ कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मैं कपड़े तब्दील कर लेती हूँ, लेकिन आप खाने को कुछ मत लाइएगा। वो यकीनन रात बहुत रोती रही थी, आवाज भारी हो रही थी। वो कपड़े तब्दील करके आई। सफिया यहीं कमरे में सोफे पर बैठी थी। इशारे से उसे भी उधर बुला लिया और बोली, देखो बेटा, मुझे अपनी सास नहीं माँ समझो। दिल में आई हर बात मुझसे कह डालो। अगर मैं इन्हें पसंद नहीं थी तो आपने उनकी शादी मुझसे क्यों कर दी? वो इस सवाल को रोक नहीं सकी, इसलिए कि उसे जो पसंद थी तुमसे रिश्ता पक्का हो जाने के बाद उस तक पहुंचना नामुमकिन था। और फिर जब ये बात नामुमकिन थी तो हम तुम जैसी अच्छी लड़की को छोड़ देते तो ये हमारी बड़ी बेवकूफ़ी होती। मैं आपकी बात समझी नहीं। वो जल्द अज जल्द मामले की तह तक पहुंच जाना चाहती थी। तुम्हें याद होगा, तुम्हारी मंगनी की रस्म से 6 माह पहले तुम्हारे फूफीजाद भाई की शादी हुई थी। शहाब तुम्हारे कज़न के दोस्तों में से ही है और उसी ने हमारी सारी फैमिली को इनवाइट किया था। शादी के फंक्शन में उसने एक लड़की को देखा और पसंद कर लिया। अपनी बहन नाइला को बुलाकर दिखाया भी कि वो लड़की मुझे अच्छी लग रही है, जिसने ग्रीन सूट पहन रखा है। फिर शहाब को किसी ने आवाज़ दे ली और वो उससे ज़्यादा नहीं बता सका। यूं भी तुम्हारे यहाँ मर्दों और ख़वातीन का इंतज़ाम अलहदा-अलहदा था। लेडीज के हिस्से की जानिब मर्द नहीं आ रहे थे। अब जो नाइला ने ग्रीन सूट वाली की जानिब देखा तो वो एक सांवली सी लड़की से बातें कर रही थी। दूसरी लड़की ने सी ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था, भारी ज्वेलरी पहने और बन बन कर बोलती। यकीनन वो तो शहाब की पसंद नहीं हो सकती थी। यकीनन भाई को गोरी चिट्टी सादा सी लड़की ही पसंद आई है, और फिर ग्रीन कलर भी तो उसी सादा सी प्यारी लड़की ने ही पहन रखा है। नाइला ने मुझे बुलाया और तुम्हें दिखाने के बाद शहाब की पसंद के बारे में बताया। मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी। ज़रूरी मालूमात वहीं तुम्हारी फूफो से हासिल कर ली। फिर जब हम लोगों ने रिश्ता डाला तो तुम्हारी फूफो और उनके बेटे की सिफारिश की वजह से जल्द मंजूर हो गया। हम लोग मंगनी पर बहुत खुश थे और बड़े चाव से ये रस्म करने गए थे। उसी दौरान जब तुम्हें शहाब के बराबर लाकर बिठाया गया और तुम्हारी कजन्स भी आकर दाएं बाएं बैठ गईं, अचानक शहाब की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। हम लोग जल्दी जल्दी रस्म अदा करके घर आ गए थे। उसकी तबीयत की खराबी की वजह घर आकर मालूम हुई। तुम वो लड़की नहीं थी जिसे उसने पसंद किया था। वो तो उसे तब पता चला जब तुम्हारी कजन स्टेज पर आई और उसने जरा सा घूंघट निकाले अपनी मंगेतर पर एक नजर डाली। घर आकर उसने बहुत हंगामा किया, लेकिन उसके अब्बा ने इस बात को उसकी बचकाना हमाकत करार दिया। जब मंगनी की तस्वीरें बनकर आईं, उनमें उस लड़की की तस्वीरें भी थीं। तब पता चला वो तुम्हारी चचाजाद रुबाबा के लिए कह रहा था। फुफ्फोजाद की शादी पर उसने सी ग्रीन सूट पहन रखा था, लेकिन लड़कों को रंगों का इतना सेंस कहाँ होता है। उसके अब्बा ने उसे बहुत समझाया। अब अगर हम अनम से रिश्ता खत्म कर भी देते हैं तो एक ही घर में रहने वाली दूसरी लड़की का रिश्ता हरगिज हमें नहीं मिल सकता। खानदान बहुत अच्छा है, अनम बहुत प्यारी लड़की है। तुम एक ऐसी लड़की की खातिर जिसे तुम जानते तक नहीं, एक नज़र देखकर ही फरिश्ता हुए हो, अनम को नहीं छोड़ सकते। और रज़ाक साहब गलत तो हरगिज नहीं कहते, बस उसे बचपन से अपनी जिद मनवाने की आदत रही है। अकलौता बेटा है, हमसे ज्यादा उसकी जिदें उसके दादा दादी ने पूरी की हैं, जबकि उसके वालिद हमेशा से ऐसी बातों के खिलाफ रहे हैं। तुम देखना, जल्द ही उसका गुस्सा उतर जाएगा, भूल जाएगा ये अपनी जिद को। और तुम बिल्कुल नहीं घबराओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं चाय भिजवा रही हूँ, एक कप ले लो और आराम कर लो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वाह अनम बीबी, वाह! तो ये है आपकी किस्मत, जिसको अपना नसीब मानकर इस घर में आई हैं। वो किसी और की जुल्फ का असीर है, और उसकी मोहब्बत भी कौन है? रुबाबा बीबी। तो रुबाबा, तुम इस मुकाम पर भी जीत गई जहां मुझे गुमान तक न था। अरे, तुमने तो मुझसे जीने का हक ही छीन लिया है। सुकून करार सब ख्वाब हुए जाते हैं, और ये कह रही हैं आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रूह पर लगने वाले जख्म भरे हैं कभी? मैं कभी इस पहली रात की तजलील को, अपनी इस बेवकूफ़ी को भूल पाऊंगी? उसने बमुश्किल चाय पी और अपनी सास के इसरार पर 2 बिस्किट लिए। अब ये गोली खा लो, नींद आ जाएगी। काश हमेशा की नींद आ जाए। चकराते सर के साथ उसने जहरीले अंदाज में सोचा और इस जहर को अंदर ही अंदर उतार लिया था। टैबलेट लेकर बिस्तर के कोने पर लेट गई। मौसम में खुनकी थी, लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था।
کچھ دیر کے بعد اسے واقعی نیند آ گئی۔ شہاب کی آنکھ کھلی، کروٹ بدلی۔ برابر میں ایک بھرپور لڑکی کو سوتے دیکھ کر پہلے تو ٹھٹکا، مگر فوراً ہی سب یاد آ گیا، اور یاد آنے کی دیر تھی، آنکھوں میں باقاعدہ آنسو آ گئے۔ واہ، دنیا کو بنانے والے، کیا ملتا ہے تجھے؟ ہم جیسے انسانوں کے جذبات مٹی میں رول کر۔ تیرا کیا جاتا تھا اگر اس کی بجائے میری پسندیدہ ہستی کو میرا بنا دیتا؟ مگر نہیں، پھر تیری خدائی پر یقین کس طرح آتا؟ وہ سر سے پاؤں تلک سلگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا دھکا دے کر اس مزے کی نیند سونے والی کو بیڈ سے گرا دے، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دروازے تک لائے، اور باہر دھکا دے کر دروازہ ہمیشہ کے لیے اس پر بند کر دے۔ نیند پوری ہونے کے باوجود وہ 1 گھنٹے تک بستر پر پڑا نصیبوں کا ماتم کرتا رہا۔ پھر بھوک نے ستایا تو اٹھنا پڑا۔ کیسی بے حس ہے، جو کچھ رات اس کے ساتھ ہوا پرواہ ہی نہیں ہے۔ مزے کی نیند سو رہی ہے۔ اس پر زہریلی نظر ڈال کر واش روم میں گھس گیا۔ نہا کر کمرے سے باہر نکلا، رخ کچن کی جانب تھا، جہاں دونوں ملازمائیں بڑی عجلت میں ناشتہ بنانے میں مصروف دکھائی دی۔ اس کا مطلب ہے سبھی لیٹ اٹھے ہیں۔ اب اگر ڈائننگ ٹیبل پر گیا تو اتنے سارے مہمانوں کے بوگس مذاق سہنے پڑیں گے۔ آؤ جی آؤ، جی آیا نو۔ تو اٹھ گئے چھوٹے صاحب۔ دونوں ملازمائیں، جن کو کبھی اس نے منہ لگانا پسند نہیں کیا تھا، آج خواہ مخواہ مسکرا مسکرا کر بے تکلفی سے کہہ رہی تھی، میرا ناشتہ میرے کمرے میں ہی بھجوا دینا۔ اس نے اپنے اسی خشک انداز میں مخاطب کیا۔ اچھا جی، بھیجتے ہیں، پر تھوڑا انتظار کر لیں، آپ کے لیے تو آج اسپیشل ناشتہ بنے گا جی۔ ابھی وہ اس بات کا بھی کوئی سخت جواب دینا چاہتا تھا کہ صفیہ ادھر آ گئی۔ سر سے پاؤں تلک اسے بڑی خفا سی نظروں سے دیکھا، پھر بولی، انم جاگ رہی ہے یا بھی سو رہی ہے؟ پتہ نہیں، خود جا کر دیکھ لیں۔ اس نے ملازماؤں کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کیا اور پتھر توڑ لہجے میں جواب دیا، اپنے کمرے میں چلو، ناشتہ مل جائے گا۔ وہ بھی اب کے اسی کے انداز میں بولی تھی، ایک بات اور سن لے میری، یہ جو باندھ باندھ کے رشتہ دار گھر میں اکٹھے کر چھوڑے ہیں نا آپ نے، انہیں میرے کمرے میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، خاص طور پر یہ کھی کرتی عقل سے پیدا لڑکیاں۔ ایسے ہی کسی کو میں نے کوئی سخت بات کہہ دی تو پھر خاندان بھر میں طوفان آ جائے گا۔ شیدہ اور ساجی نے حیرت سے پہلے اسے پھر مانی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، اور بھی کان لگا کر ماں بیٹی کی گفتگو سننے لگی۔ ان کی دلچسپی کو صفیہ نے نوٹ کیا، شہاب کا بازو پکڑا اور کمرے میں لے آئیں۔ دیکھا تو دوا کے زیر اثر انم ابھی سو رہی تھی۔ بہتر ہے تم ناشتہ کر کے گھر سے باہر چلے جاؤ، میں نہیں چاہتی خاندان والوں کو بھنک بھی پڑے۔ واہ، کیا مشورہ ہے اور کیا کہنے ہیں آپ کے۔ خاندان والوں کی بڑی فکر ہے، بیٹے کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں۔ کہیں نہیں جاؤں گا میں، اچھا ہے سب کو پتہ چلے، سب جان جائیں۔ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں، اولاد کی خوشیوں کے قاتل، صرف اپنا فائدہ دیکھنے والے۔ آج اگر دادی زندہ ہوتی، کبھی میرے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا۔ شہاب آبدیدہ ہو گیا۔ کاش زندہ ہوتی، دیکھتی کہ ان کے بے جا لاڈ پیار نے کیسا گل کھلایا ہے۔ غضب خدا کا اکلوتا بیٹا بے جا لاڈ پیار سے پاگل بنا چھوڑا ہے۔ کوئی بات عقل میں ہی نہیں سماتی۔ ارے اللہ کے بندے، کون سا تمہارا عشق چل رہا تھا جس کے فراق میں جل کڑ رہے ہو؟ اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ بہن ہے وہ انم کی، اس رشتے سے تمہاری بھی بہن لگتی ہے۔ اب تم پلیز خدا کے لیے اس کے لیے یہ رشتہ مت نکالیں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ صفیہ تعصف سے اسے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا ہوا امی، بھیا کا موڈ اب ٹھیک تو ہے نا؟ جو ہی صفیہ کمرے سے باہر نکلی، دونوں بیٹیاں نائلہ اور سائرہ رازداری سے پوچھنے لگی، مہمان بھی اب بیدار ہونا شروع ہو گئے ہیں، تم لوگ کہہ دینا بھابھی اور بھائی ابھی سو رہے ہیں، کسی کو اس کمرے میں مت آنے دینا، اپنی نگرانی میں سب کو ناشتہ کرواؤ، میں بھی شہاب کو ناشتہ دے کر بس ابھی آ رہی ہوں۔ شکر ہوا کہ شہاب ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ انم بھی بیدار ہو چکی تھی۔ صفیہ نے خود اس کے پاس بیٹھ کر ہلکا پھلکا ناشتہ کروایا اور بہت کچھ سمجھاتی بھی رہی۔ وہ بس سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ جوڑا پہن لو اور بیٹا ہلکا سا میک اپ خود ہی کر لو، میں نہیں چاہتی رشتہ دار خواتین کمرے میں آئیں اور تم سے مذاق میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو بھانڈا پھوڑ دے۔ تم بڑی بہو ہو اس گھر کی، یعنی اس گھر کی روایات کی امین۔ مرد وقت کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتے، خصوصاً یہ آج کل کے لڑکے۔ اور شہاب کا تو کیا کہوں، اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے، اکلوتا ہے اور دادا دادی نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ مشکل سے ایم اے انگلش کیا اور پھر باپ ہی کے ساتھ فیکٹری میں لگ گیا۔ حالانکہ ہماری بہت خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ اس کے ابا کہا کرتے تھے میں اپنے بیٹے کے لیے اسپتال بنواؤں گا جہاں یہ غریبوں کا مفت علاج کیا کرے گا، لیکن سچی بات ہے، چھوٹی سی پلاسٹک کی اشیاء بنانے کی فیکٹری کا سارا بار تمہارے انکل پر ہی ہے۔ یہ تو کبھی فیکٹری جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میرے بیٹے میں اخلاقی خرابی کوئی نہیں، بس ذرا جذباتی ہے۔ اور انم، تمہیں شروع میں
हौसले से काम लेना होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, औरत पहले कदमों में रहती है, फिर मर्द को अपने कदमों में झुका लेती है। मुसलसल रियाजत कभी ज़ाया नहीं जाती। अक्लमंद लड़कियां वक्त के साथ साथ सब कुछ अपनी मुट्ठी में करती चली जाती हैं। बस उसके लिए सब्र व तहम्मुल, कुव्वत बर्दाश्त और होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रखने की ज़रूरत होती है। वो खामोशी से सुनती रही। कहने को था अभी क्या। चलो अब तुम रिलैक्स हो जाओ। ज़हन पर कोई बोझ ना रखो। इन कपड़ों में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे भी अल्लाह ने तुम्हें बहुत प्यारे रंग रूप से नवाजा है। तुम पर तो हर रंग ही खूब खिलता है। शाबाश, उठो, कोई हल्का सा सेट पहन लो और मेकअप कर लो। मैं सायरा को भेजती हूँ। है तो नायला बड़ी, लेकिन सायरा उससे ज्यादा मामला फहम है। मुझे यकीन है बहुत जल्द उसके साथ तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। अगर ये सब पहले बता देती, मगर क्यों बता देती। उन्हें अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की लानी थी। तब किसी ने नहीं बताया। फैक्ट्री का तमाम काम वाला साहब संभालते हैं। नवाबजादे तो बस विजिट करने तशरीफ ले जाते हैं। और जो बता देते तो क्या होता। अगर ये कह देते हमने मंगनी की रस्म तो अदा कर दी, मगर ये लड़की हमारे बेटे की पसंद नहीं है। इसलिए अपनी बेटी की दाएं हाथ की तीसरी उंगली में सजी ये अंगूठी, जिसे देख देख कर लड़की की माँ दिन में कई बार अपने रब का शुक्र अदा करती है, हमें वापस दे दें तो फिर क्या होता। वो आह भरकर रह गई। दादा अब्बा के वक्तों का बना यह मकान, जो अपने वक्त में यकीनन आलीशान कहलाता होगा, मगर जमाने के रंग ढंग अब जिस तेजी से बदले हैं, उसमें सबसे ज्यादा जदीदियत तामीरात में आ गई है। घरों के डिजाइन खूबसूरत से खूबसूरत बनाए जा रहे हैं। ऐसे में ये सादगी से बना बड़े बड़े कमरों और रोशन हवादार बरामदों वाला घर कदीम से कदीम तर और बहुत सादा दिखाई देने लगा है। इस घर में दो भाई अनीक अहमद और अतीक अहमद रहते हैं। अनीक अहमद बड़े हैं, लेकिन सैलानी तबीयत के मालिक हैं। कभी जमकर कोई काम नहीं किया। उन्हें दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत है तो सिर्फ अपनी जात से। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। उन्हें अपने दोनों बच्चों के मुस्तकबिल की भी कोई फिक्र नहीं। छोटा भाई अतीक है ना, सब देखने को। उनके इसी लापरवाह रवैये के बायस उनकी बीवी साबिरा और दोनों बच्चों इमरान और अनम को वो मकाम नहीं मिल सका जो बड़ी बहू, बड़े पोते और पोती का होना चाहिए। खानदान भर में अतीक की बीवी मुनीरा, उसकी तीन बेटियों रुबाबा, रूही और सनम को हाथों हाथ लिया जाता है। तीन बेटियों से छोटे दो लड़के हैं, वो अभी बच्चे हैं। घरेलू सियासत से अभी उनका दूर का भी वास्ता नहीं है। बाप की बेतवज्जी ने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया था। एक दादा का खून थे, एक घर में रहते थे, लेकिन बिल्कुल अलग अलग हैसियत के साथ। घर के आगे का हिस्सा, जहाँ कमरे हवादार और अच्छी हालत में थे, अतीक और उसके बीवी बच्चों के पास थे। पिछले हिस्से के सिर्फ दो कमरे अनीक की मलकियत थे। यही दो बेडरूम भी थे, स्टोर भी और ड्राइंग रूम भी। अनीक साहब कभी जॉब पर होते तो कभी सब छोड़ छाड़ कर सियाहत के लिए निकल खड़े होते। ऐसे में घर वालों से राब्ता रखने की भी जरूरत महसूस नहीं करते थे। साबिरा और बच्चों की जिम्मेदारी ऐसे में अतीक पर आ जाती। कुछ जमाना सस्ता था और कुछ साबिरा और बच्चे भी साबिर वाकया हुए थे। जैसे तैसे गुजरौकात कर ही लेते। मुनीरा और उनकी तीनों बेटियां नित नए कपड़े बनाने और घूमने फिरने की शौकीन थी। और क्यों ना होती, उनके ये शौक पूरे करने वाला जो मौजूद था। जो भी नया कपड़ा बनाती बड़े एहतमाम से सिलवाती और फिर साबिरा और अनम को दिखाने के लिए लाती। ऐसे में उनका छिछोरापन भी खूब नुमायां होता। यहाँ से खरीदा है, इतने में लिया है, फलां टेलर से सिलवाया है, पर किसी की पहुंच में नहीं है ये। हालांकि इन बेचारी माँ बेटी ने तो कभी किसी भी मामले में उनसे बराबरी का दावा किया ही नहीं था। मुनीरा को किचन का काम पसंद नहीं था। यही हाल रुबाबा और रूही का था। सनम अभी छोटी थी। जब भी बिरयानी, कोफ्ते, कबाब वगैरह खाने को जी चाहता, साबिरा को ऑर्डर जारी कर दिया जाता और वो कभी इनकार नहीं कर सकी। कुछ ऐसी ही सख्ती इमरान के लिए भी थी। उनके अपने बेटे तीनों बेटियों के बाद बड़ी मन्नतों मुरादों से पैदा हुए थे। बहुत लाडले और नाजुक मिजाज थे। हर काम के लिए इमरान को ही दौड़े लगवाई जाती। वो बहुत हसास और अनापरस्त लड़का था। माँ, बहन और अपनी हालत का जिम्मेदार बाप को समझता था। और चचा की फैमिली से भी उसे सख्त नफरत थी। जब उसे काम कहा जाता, वो जानबूझकर बहुत देर लगाकर वापस आता। मैट्रिक में पहुंचने तक उसने एक दोस्त के घर की बैठक में पनाह ले ली। साबिरा उसके लिए बहुत फिक्रमंद रहती, मगर वो एक ही जवाब देता कि मैं यहाँ आकर मुफ्त की बेगार नहीं काट सकता। अनम रुबाबा के मुकाबले में पढ़ाई में हमेशा से अच्छी थी। फिर उसकी भोली सूरत और गोरा रंग भी सबकी तवज्जो खींच लेता था। बस इसी वजह से रुबाबा हम उम्र होने के बावजूद कभी उसे दोस्ती नहीं कर सकी, बल्कि उसे हमेशा अनम से हसद ही महसूस हुआ। और जहां मौका मिलता वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी करती। खानदानी तकरीबात में उसके आम से लिबास को मजाक का निशाना बनाते न चूकती। अनम ये सब सुनकर बेहद अफसुर्दा होती। कहने सुनने वाला एक भाई ही तो था। वो जब भी घर आता, अनम के पास चच्ची और उनकी बेटियों की ज्यादतियों की लंबी लिस्ट होती। बस भी करो, कसूर तुम्हारा अपना है।
तुम उनके साथ बैठती ही क्यों हो? अम्मी मना करती। वाह, ये क्या कह रही हैं आप? यानी सारा इल्जाम मुझ पर? भला मैं कब जाकर उनके पास बैठती हूँ? भाई थका हुआ आया है, तुम आते ही शुरू हो गई। ये अच्छी बात तो नहीं। इसे कहने दे अम्मी, मुझसे भी ना कहे तो फिर क्या करे? बेटा, जब कसूर ही तुम्हारे बाप का है तो फिर दूसरों को क्यों इल्जाम दे? मैं तो एहसानमंद हूँ तुम्हारे चचा की। उसने तुम्हारे बाप से ज्यादा ही एहसास किया है तुम्हारा। रहने दे अम्मी, इतने बड़े घर पर कब्जा है चचा का। हमारे पास ये अलग थलग बने 2 कमरे हैं। क्या हम इस घर में हिस्सेदार नहीं? वो भी अब्बा के ही भाई हैं। बगैर किसी मतलब के इतनी मदद नहीं करते रहे। देख लीजिएगा, वो ये सारा घर अपने नाम करवा लेंगे। इमरान अब 3rd ईयर में था और अपनी उम्र से बढ़कर तेज था। फिर अचानक उधर उसने बीए के बाद एमए में दाखिला लिया। उधर चचा और उनकी फैमिली के रवैये बदल गए। चच्ची अम्मी से दोस्ती गाड़ने लगी तो रुबाबा को हरदम अनम की याद सताने लगी। जब इमरान घर पे होता तब पिकनिक के प्रोग्राम भी बनने लगे। चचा को तो इमरान की पढ़ाई की फिक्र ही बहुत सताने लगी। मेहनत करो और ये बताओ, आगे क्या इरादे हैं? जिशान, अदनान अभी छोटे हैं। तुम ही को मेरा बाजू बनना है बेटा। ये घर अब तुम ही को संभालना है। इस खानदान का बड़ा बेटा बनकर दिखाना है। चचा के बाद दूसरा नंबर रुबाबा का था। उसे इमरान की सेहत की बहुत फिक्र रहने लगी थी। उसके साथ साथ ये ख्याल भी कि अकेले बैठे बोर हो रहा होगा, उसे कंपनी देनी चाहिए। चचा का अच्छा खासा जनरल स्टोर था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी हिम्मत और ताकत कम हो रही थी। अब वो पहले जितनी तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। इन्हीं दिनों तकरीबन 5 साल रुपोश रहने के बाद अनीक साहब घर तशरीफ ले आए। इमरान ने बहुत रूखे अंदाज में इस्तकबाल किया। कुछ ऐसा ही हाल अनम का भी था, जबकि साबरा एक रवायती मशरकी बीवी थी। अनीक साहब ने ऐलान किया, मैं थक चुका हूँ और मुझे एहसास हुआ है मैंने उम्र गंवाई है। काश मैं लूर लूर फिरने की बजाय ये वक्त अपने बच्चों के साथ गुजार लेता। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं वापस आ गया हूँ। सब मिलकर हंसी खुशी रहेंगे। उनकी बात पर इमरान के लबों पर जहर खंद मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने अनम को इशारा किया। दोनों बहन भाई उठकर कमरे से बाहर आ गए। हाँ, मुनीरा बेगम और बच्चियां उनके बहुत आगे पीछे हो रही थीं। फिर यहाँ आने के 2 हफ्ते बाद अनीक साहब ने बीवी को इत्तला दी कि मैं इमरान के लिए रुबाबा का इरादा रखता हूँ। आप सारी उम्र घर से बाहर रहे हैं, आप उन लोगों को नहीं जानते। बस जाहिल अहमक औरत, मैंने मशवरा नहीं मांगा, अपने इरादे से आगाह किया है। उनका लहजा आज भी वही पुराना था। साबरा बेगम खामोश हो गई। रात को इमरान घर आया तो उन्होंने आंसू भरी आंखों के साथ इमरान और अनम को अब्बा के फैसले से आगाह किया। सुनकर इमरान हंस पड़ा। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अब बच्चा थोड़ा ही रहा हूँ। अब्बा को बोलने दिया करें, आप एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दिया करें। इन्हीं दिनों अनीक साहब के भांजे की शादी हुई। वहीं शहाब ने रुबाबा को देखा, लेकिन बहन को लड़की समझाने में गलती कर गया। इन दिनों दोनों फैमिलीज के ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे, इसलिए मेहमानों की आमद पर ड्राइंग रूम अतीक चचा का ही इस्तेमाल हुआ। पोर्च में गाड़ी भी उन्हीं की खड़ी घर वालों की शान बढ़ा रही थी। उम्दा क्रॉकरी, अच्छा फर्नीचर, खूबसूरत लड़की, शहाब के घर वालों को सब कुछ ही पसंद आया। उधर ये रिश्ता तय हुआ, उधर इमरान ने अपनी जर्मनी जाने का धमाका कर दिया। मगर कैसे? ये सब अचानक कैसे हुआ? अम्मी के अलावा सभी हैरान थे और खुश भी बहुत थे। रुबाबा तो हवाओं में उड़ रही थी कि जाहिर था शादी के बाद इमरान ने उसे भी जर्मनी ले जाना था। बस एक दोस्त की विसातत से काम हो गया है। इमरान ने सबको यही बताया था। ये तो सिर्फ साबरा बेगम जानती थी कि वह जिस दोस्त की बैठक में पढ़ने जाया करता था, आलिया उसकी मामूजात बहन थी। उसके मामू बहुत अरसे से जर्मनी में मुकीम थे। शादी भी मुकामी औरत से की, लेकिन शादी के पहले ही साल उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बेटी को भी इस्लामी तालीमात से उसके होश संभालते ही रूशनास करवाना शुरू कर दिया। पिछले साल ये लोग पाकिस्तान आए थे। इमरान उन्हें अच्छा लगा था। अब जब उन्होंने खुद रिश्ते की बात की तो इमरान उन्हें अपने दोस्त के यहाँ ले गया। उन्हें आलिया और उसकी वालदा से मिलवाया। साबिरा तो शुरू से ही दूसरों के फैसलों पर चुपचाप सर झुकाने वाली थी, और यहाँ तो कोई खराबी भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो रुबाबा से तो बहुत बेहतर लगी, जिसका नाम आजकल बड़े धड़ल्ले से इमरान के साथ लिया जा रहा था। बस फिर उन्होंने ब्याह करने में देर नहीं लगाई। इमरान आलिया के वालिदैन को तमाम हालात से आगाह कर चुका था। यूं शादी बेहद खामोशी और सादगी से हुई। गवाहों में उसका दोस्त और फैमिली शामिल थी। अनम की शादी से पहले ही इमरान बाहर चला गया। उसने वहां जाने के 1 माह बाद रकम भी भेजी और ये इत्तला भी कि वो शादी कर चुका है। घर में बोलचाल तो आया, मगर वो जो जिम्मेदार था बहुत दूर बैठा था। और फिर उसकी भेजी हुई रकम जो माँ के लिए थी, वो भी साबरा के लिए ढाल बन गई। अतीक साहब तो अब अनम के जहेज के लिए एक पैसा भी देने को तैयार नहीं थे, और यहाँ उसकी जरूरत भी नहीं थी। लेकिन माँ बेटी ये नहीं जानती थी कि अभी और इम्तहान बाकी है। बहुत अरमानों के साथ वो इस आंगन में उतरी थी।
मगर नहीं जानती थी रुबाबा का साया उसके साथ ही नए घर में आ गया है। बहुत जल्द उसने घर की कितनी ही जिम्मेदारियां अपने सर ले ली थी। दोनों मुलाजमाएं जिन्हें उसने शादी के पहले 10-15 दिनों में किचन के और घर के तकरीबन सभी काम निपटाते देखा था, वो बस शादी के दिनों में ही रखी गई थी। फिर उनकी छुट्टी कर दी गई। हाँ, सफाई करने वाली एक लड़की आती थी। बाकी के कामों के लिए रज़ाक साहब का कहना था, जिस घर में इतनी औरतें मौजूद हों, वहाँ किसी मुलाज़मा का सवाल ही पैदा नहीं होता। घर में एक पुरानी गाड़ी थी, जो अक्सर रज़ाक साहब के इस्तेमाल में ही होती थी। शहाब ऑफिस जाने के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता था। हाँ, शाम को जब दोस्तों से मिलने निकलता, तब गाड़ी लेकर जाता था। प्लास्टिक की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री या तो वाकई मुनाफा कम देती थी, या फिर इस घर में बहुत ही हाथ खींच कर रकम इस्तेमाल करने का रिवाज था। और शायद दूसरी बात ही ठीक थी। पूरे घर पर रज़ाक साहब का खासा रोब था। बच्चे तो बच्चे, बेगम भी उनके सामने सर झुकाए रहती थी। वो हर माह खर्च के लिए रकम उनके हाथ में देते थे, जो इतनी हरगिज नहीं होती थी कि फालतू खर्चे किए जाएं। सफिया खातून को बहुत संभल संभल कर खर्च करना पड़ता था, और उस पर शहाब के गिले शिकवे जारी रहते थे। अल्लाह ने बाप के रूप में जल्लाद दिया है हमें। एक शाम चाय पर अपनी पसंद के लवाजमात ना देखकर वो चिल्ला कर बोला था, अगर ठाठ की जिंदगी का इतना ही अरमान था तो क्यों ना आज के दौर के मुताबिक तालीम हासिल कर ली। माँ को उसका यूं कहना अच्छा नहीं लगा था। बस किस्मत ही खराब है। उसने ठंडी आह भरी और छत को घूरने लगा। अनम ने शादी के अव्वल रोज से ही उसे जमाने से नाराज और गिले शिकवे करते ही देखा था, मगर इतनी जरा सी बात पर ऐसा रद्देमल, उसे अफसोस भी हुआ और इस नाशुक्रे इंसान पर गुस्सा भी आया। अनम, रोज रोज बाजार से इतना कुछ मंगवाने की अय्याशी नहीं हो सकती। तुम घर पर ही कुछ ना कुछ बना लिया करो। एक दिन सफिया खातून ने तंग आकर उससे कहा, तो उसने असबात में सर हिला दिया। चाय दोबारा बनवा दूं? सफिया खातून ने पूछा। जाहिर है अब ये शरबत तो मैं हलक से उतारने से रहा। और दोबारा चाय अनम ही को बनाना थी। वो अपना कप यूं ही छोड़कर किचन में चली गई। उसके आगे चाय लाकर रखी, तब तक अपनी ठंडी हो चुकी थी। अब उसे क्या पीना? वो रात का खाना बनाने के लिए किचन में चली आई। गोश्त का सालन और वेजिटेबल राइस रात के लिए खाने के लिए इसे ही तैयार करना था। नायला भी उसके पास किचन में आ गई और सब्जियां बनाने लगी। फिर सायरा ने आकर चाय के बर्तन धो दिए। ऐसे काम वो कर दिया करती थी। हाँ, खाना बनाना उन्हें कुछ ज्यादा नहीं आता था। पहले ये काम सफिया खातून करती थी, अब अनम की जिम्मेदारी था। और वो अपनी ये जिम्मेदारी दूसरे तमाम जिम्मेदारियों की तरह पूरी तनदेही से निभाती थी। उसके बनाए खानों की सभी तारीफ करते थे, सिवाय शहाब के। वो खाना भी यूं मुंह बना बना कर खाता जैसे दुनिया पर एहसान कर रहा हो। कमाल है, रुबाबा में आखिर ऐसी क्या खूबी है जिसने इस शख्स को पागल ही कर दिया है। 2 माह हो रहे हैं शादी को, और उसका गम मेरी हजार तवज्जो और खिदमत के बावजूद कम होने में ही नहीं आता। वो किलस कर सोचती, इन 2 माह में वो बहुत कम ही मैके गई थी, और वो भी अकेले। सुबह शहाब के ऑफिस जाने के बाद सफिया खातून से माँ की तरफ जाने की इजाज़त लेती, और शाम को माँ के बहुत रोकने के बावजूद वो शहाब की घर वापसी से पहले चली आती कि वो नहीं चाहती थी शहाब उसे लेने का बहाना बनाकर रुबाबा की खातिर इधर आए। रुबाबा से ताल्लुकात फिर पहले जैसे हो चुके थे। इमरान ने बाहर शादी कर ली, तो फिर रुबाबा किस हिसाब में खुश अखलाकी बरतती। कमाल है, तुम्हारे ससुराल में तो गाड़ी है, फिर भी तुम किराए की टैक्सी में आती जाती हो। लगता है ससुराल में जरा सी भी अहमियत नहीं है तुम्हारी। वो ऐसी ही दिल जलाने वाली बातें बड़े आराम से कर जाया करती थी, और अनम का जी चाहता वो इस मुस्कुरा मुस्कुरा कर तंज करती अय्यार आंखों वाली लड़की का मुंह नोच डाले कि यही तो थी उसकी खुशियों की कातिल। रात का खाना खाते हुए सबने बहुत तारीफ की। सब्जी, पुलाव, मटन का कोरमा, रायता, सलाद, शामी कबाब। अगर ये सब देखकर भी कोई कुछ नहीं बोला तो वो शहाब था। अनम ने खुद उसकी प्लेट में चावल डाले, फिर सालन का डोंगा उसके सामने रखा, कबाब उसे डालकर दिए। वो चुपचाप मुंह बनाए खाता रहा। खाने के बाद बर्तन दोनों लड़कियों ने समेटे। अनम अपने कमरे में आकर वार्डरोब से शहाब के कपड़े निकालने लगी। उसे अभी उसके कुछ कपड़े प्रेस करना थे। तकरीबन रात के 12 बजे तक शहाब टीवी देखता था, और 11:30 बजे तक वो उसे नीम गर्म दूध का गिलास दिया करती थी। शादी से पहले शहाब की ये आदत नहीं थी, लेकिन जब अनम ने नीम गर्म दूध का गिलास उसके साइड टेबल पर रखना शुरू किया और कहा, इतनी मेहनत करते हैं, दूध जरूर लिया कीजिए, तो उसने उठाकर पी लिया। और अब तो सोने से पहले दूध लेना उसे भी अच्छा लगने लगा था। कपड़ों के बारे में भी वो हमेशा से लापरवाह सा रहा था, शायद इसलिए कि कभी भी वो लोगों में घुल मिल कर नहीं रहा। अकलौता घर भर का, खासकर दादा दादी का लाडला। उसे कोई इस काबिल लगा ही नहीं जो शहाब का दोस्त कहला सके। वो जिससे भी मिलता पहले उसे तनकीदी नजर से ही देखता, और बहुत जल्द कई खामियां दरियाफ्त कर लेता। ऐसे मिजाज ने उसकी जात में अधूरापन पैदा कर दिया था।
अब अनम ने आकर उसके कपड़ों की धुलाई और उन्हें प्रेस करना तो अपनी जिम्मेदारी समझा ही। वो पैंट शर्ट टाई मोजे गर्ज हर चीज की मैचिंग का भी पूरा ख्याल करके उन्हें हैंग करती थी। काश उसकी जगह रुबाबा होती, तब ये सब कितना खूबसूरत होता। उसे अपने कमरे में चलते फिरते देखकर शहाब अक्सर ये बात सोचा करता और फिर उदासियों की गहरी खाई में उतर जाता। वो सबके साथ साथ खुद से भी नाराज हो जाता। सिगरेट वो पहले भी पीता था, अब इजाफा हुआ था। खुसूसन जिन दिनों ये उदासी का दौरा पड़ता, उन दिनों तो वो बेतहाशा पीता। अनम को सिगरेट का धुआं हमेशा से ही बहुत बुरा लगता था, मगर अब ये सब बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। कोई तो हो जिसे मैं अपनी जिंदगी का ये कड़वा सच बता सकूं। वो थकने लगी थी और उसे इन सब लोगों की बेहिसी पर अब गुस्सा भी आने लगा था। शहाब ने नजरअंदाज किया था और घर भर ने भी उसे बेजुबान और निचले दर्जे की नौकरानी समझ लिया था। उससे किसी भी वक्त कोई भी काम कहा जा सकता था, सोते से जगाया जा सकता था और रुबाबा का नाम लेकर उसे मजाक का निशाना भी बनाया जा सकता था। इन्हीं दिनों जब वो अम्मी की तरफ आई तो उन्होंने मोबाइल फोन उसे पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए इमरान ने भेजा है। ओह, मुझे कितनी जरूरत थी इसकी। भाई की मोहब्बत और याद में उसकी आंखें भीगने लगी। हाँ, वो दिल की सारी बातें हमेशा की तरह आज भी इमरान से कह सकती है। अम्मी किचन में खाना बनाने गईं और उसने इमरान का नंबर मिला लिया। इमरान चुपचाप सुनता रहा। उसने बात खत्म की तो बोला, जिंदगी हमारे लिए हमेशा से मुश्किल रही है, लेकिन मेरी शादी ने इन सारी महरूमियों का इजाला कर दिया है। आलिया एक मिसाली बीवी है और मैं सोचता था बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, लेकिन ये सब सुनकर मेरा खून खौल रहा है। अगर मैं आ सकता तो फौरन आ जाता, लेकिन अभी मजबूर हूँ, इतनी जल्दी पाकिस्तान नहीं आ सकता। लेकिन मैं आलिया को भेजूंगा, उससे कहूंगा इन लोगों को ये बात जरा अच्छी तरह समझा कर आए कि मेरी बहन इर्जा नहीं है। तुम फिक्र ना करो, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। इमरान उससे बेहद मोहब्बत करता था और ये सब सुनकर चुप रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। साबिरा बेगम जब तक किचन से निकली तब तक वो खुद को संभाल चुकी थी। तुम्हारे अब्बा की तबीयत अब बहुत खराब रहने लगी है। सारी उम्र तो पता नहीं कहाँ कहाँ किन थर्ड क्लास ढाबों पर खाना खाते रहे हैं। अब वो अपना रंग दिखा रहा है। तुम मिली हो अपने अब्बा से, सलाम तो कर लिया है ना उन्हें? नहीं, मैं नहीं उनसे मिली। वो चचा वाले हिस्से में बैठे हैं और मैं उधर जाना नहीं चाहती। कितनी बुरी बात है, कब से आई बैठी हो और अभी तक बाप को सलाम भी नहीं किया। और चचा के घर के अफराद से तुम्हारा पर्दा थोड़ी है। जाओ उनसे भी मिल आओ। रहने दे, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आती हूँ। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। बेटा, दुनियादारी निभानी पड़ती है। तुम ससुराल में रहती हो और ससुराल में लड़की का पल्ला तभी भारी होता है जब मैका मजबूत हो। मेरा मैका आप और मेरा भाई है। मुझे इन लोगों से ताल्लुकात बनाकर खुद को भारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम बहुत तल्ख हो रही हो। शहाब से झगड़ा तो नहीं हुआ? और मैंने तुम्हें कहना था, ये ठीक है कि हमारे पास इस घर के 2 कमरे हैं। तुम्हारे ससुराल का घर अल्लाह के फजल से इससे कहीं बड़ा है, लेकिन बेटा, इसका ये भी मतलब नहीं कि तुम उसे अपने साथ मैके लाओ ही नहीं। वो मेरा अकलौता दामाद है। दामाद भी बेटों की तरह ही होता है। वो बेटा कुछ दूसरे मिजाज का है। अनम बुड़बुड़ाई, फिर साफ आवाज में बोली, उन्हें फुर्सत ही कहाँ होती है। जब मैं इधर आती हूँ साहब बहादुर ऑफिस तशरीफ ले गए होते हैं और मेरी यहाँ से वापसी के भी बहुत बाद में उनकी घर वापसी होती है। चलो, अल्लाह का ये भी शुक्र है काम में दिलचस्पी लेता है, वरना ये आजकल के लड़के तो सिवाय फैशन में पैसे बर्बाद करने के उन्हें कहाँ कुछ आता है। अब वो इतने भी लड़के नहीं हैं, पूरे 33 बरस के हैं। उसकी माँ ने तो उम्र 28 साल बताई थी। माँ अगर 18 साल भी कह देती तो भी जायज था। माँ के लिए उसके बच्चे सारी उम्र नन्हे चूजे ही रहते हैं। साबरा बेगम हक्का बक्का उसे बुड़बुड़ाते हुए देखने लगी। शाम को वो घर आई तो सफिया खातून ने बताया, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, मेरी पुरानी मिलने वाली हैं, खाने पर एहतमाम कर लेना। थकन बहुत हो रही थी, कुछ दिनों से तबीयत भी अजीब हो रही थी। सास की बात सुनकर जी चाहा साफ इनकार कर दे, मगर ससुराल में जी की मानो तो फिर गए काम से। वो कपड़े तब्दील करके किचन में आ गई और जैसे तैसे काम निपटाने लगी। आज दोनों बहनों का मूड नहीं हो रहा था, इसलिए किचन में झांका तक नहीं। मेहमान 9 बजे के करीब पहुंचे। उनकी आमद से पहले शहाब और रजाक साहब घर आ चुके थे। उनके आते ही वो चाय बनाकर दिया करती थी, लेकिन आज उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वो जैसे तैसे रात का खाना तैयार कर लेने की कोशिश में थी। देख लें, ये अहमियत है आपकी लाडली की नज़र में। मेरी पता तो चल गया है, घर आ चुका हूँ, सलाम तक करना गवारा नहीं किया, चाय तो दूर की बात है। शहाब चेहरे पर सारे जहान की बेचारगी सजाए माँ से कह रहा था, क्या हो गया है, घर आते ही चेहरे पर यतीमी क्यों बरसने लगती है? ऑफिस में तो ठीक ही थे। मैं कहता हूँ शहाब, औरतों की तरह मिनमिन करना और टसवे बहाना छोड़ दो। मर्द हो मर्द बनकर रहो। रजाक साहब अभी अभी लाउंज में दाखिल हुए थे। बेटे के चेहरे पर नजर पड़ी तो गुस्सा आ गया। भाभी ने अभी तक सलाम किया है न चाय को पूछा है।
اس لیے بھائی جان رو رہے ہیں۔ نائلہ کے انداز میں بھی شرارت اور کچھ جھلاہٹ کا تاثر تھا۔ شہاب کا ہر وقت خود ہی کو اہمیت دینا، اپنے لیے ہی سوچنا اسے بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کہاں ہے انم؟ رزاق صاحب نے پوچھا۔ آج امی کی دوست نعیمہ آنٹی آ رہی ہیں، بھابھی اسی سلسلے میں کچن میں مصروف ہیں، اور تم دونوں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہو۔ یا اللہ، میں تو اتنا خود غرض کبھی نہیں رہا۔ یہ میرے تینوں بچوں میں اس قدر بے حسی اور ہڈ حرامی کہاں سے آ گئی؟ آپ تو نہ بس گھر آتے ہی شروع ہو جایا کریں۔ بیچاریاں کچن میں ہی تھیں، ابھی میں نے انم کو بھیجا ہے۔ جاؤ تم بھی اب کچھ ہاتھ بٹا دو۔ صفیہ خاتون نے اپنے بیٹیوں کی خاطر آرام سے جھوٹ بول دیا۔ اچھا جاؤ، بہو تو مصروف ہے، تم ہی چائے بنا لاؤ۔ آخر بہو کی آمد سے پہلے بھی تو کچن دیکھتی تھی، اب تم بالکل ہی 70 سالہ بڑھیا بن گئی ہو، جو اپنی جگہ سے ہل کر پانی پینا بھی مشکل سمجھتی ہے۔ شوہر کی باتوں پر جی ہی جی میں تل ملاتی وہ کچن میں آ گئی۔ یہ کیا، ابھی تم نے صرف اتنا ہی کام کیا ہے؟ میرا خیال تھا چاول بنانے کے لیے مسالہ تو تیار کر چکی ہوگی اور چکن بن چکا ہوگا، تم ابھی تک کاٹنے چھیلنے کا ہی کام کر رہی ہو۔ وہ سارا غصہ انم پر اتارنے لگی۔ وہ اپنی طبیعت سے بیزار ہو رہی تھی، بولی کچھ نہیں، لیکن بیزاری اس کے چہرے سے جھلکنے لگی۔ کاش میں آج امی کی طرف رہ جاتی، بس یہی خوف کہ شہاب کا ربابہ سے سامنا نہ ہو جائے۔ حالانکہ شہاب کہاں میکے مجھے لینے آئیں گے، لیکن ربابہ کو دیکھنے کی خاطر ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ اف، تو کیا میں کبھی میکے جا کر 1-2 دن کے لیے رہ نہیں سکوں گی؟ ہاں، اگر ربابہ کی شادی ہو جائے تو اللہ تو جلد ہی ربابہ کی شادی کروا دے۔ کہاں گم ہو، کس سوچ میں ہو؟ یہ آج تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کام میں تمہارا جی ہی نہیں لگ رہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ساس نے جیسے اس بات کو سنا ہی نہیں بولی، چائے کا پانی میں نے رکھ دیا ہے، باقی چینی پتی تم دیکھ کر ڈال دینا، ابھی نائلہ کو بھیجتی ہوں، چائے لے کر جائے گی، اور کچن سے باہر نکل گئی۔ شہاب کا موڈ کب ٹھیک رہتا تھا؟ اپنی زندگی کی محرومیوں کو دہرا دہرا کر وہ ہمیشہ ہی غم کی تصویر بنا رہتا تھا، لیکن آج جب کمرے میں آئی، غم کی تصویر کو زبان مل گئی تھی۔ ایک چائے وقت پر نہ ملنے پر اس نے اسے کئی القابات سے نواز دیا۔ کیوں پڑی ہوں میں یہاں آخر؟ کس لیے اس شخص کی اتنی فضول باتیں خاموشی سے سن رہی ہوں، جو مسلسل مجھ پر اور میری ماں پر بھی تنقید کر رہا ہے، اس کی تربیت پر باتیں کرتے ہوئے کیسی گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے۔ خاموشی نے اس کے اندر ابال پیدا کر دیا تھا۔ اگر وہ اسے یوں ہی بولتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نہ نکل آتی تو شاید یہ ابال برداشت سے باہر ہو جاتا۔ کمرے سے باہر آ کر بھی وہ رکی نہیں، باہر چھوٹے سے لان میں آ گئی اور گہرے سانس لینے لگی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب دھم دھم کرتا وہ بھی پیچھے چلا آیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں بکواس کر رہا تھا جو تم مجھے یوں ہی بولتا چھوڑ کر باہر چلی آئی ہو؟ پاگل ہوں میں جو میری کسی بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتی تم؟ انم بیگم، یہ میری شرافت ہے جو تم جیسی عورت کو، جس کی میرے دل میں ذرا سی گنجائش نہیں۔ کیا بات ہے، آدھی رات کو کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ گھر کے سبھی افراد اس کی آواز پر جاگ گئے تھے۔ آپ باہر آ کر رزاق صاحب کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ تم بتاؤ انم، کیا بات ہوئی ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ شام کو میں کچن میں مصروف تھی، آپ لوگوں کے آنے کا پتہ نہیں چلا، اسی لیے چائے بھی نہیں لا سکی، بس اسی بات پر برس رہے ہیں، اس نے بلا توقف کہہ دیا۔ شاباش، سبحان اللہ۔ رزاق صاحب شہاب کے سامنے آ کھڑے ہوئے، اسے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے تنزن کہا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے دیکھتے رہے، پھر بولے، یہ کوئی 4 کنال پر بنا بنگلہ نہیں ہے، برابر برابر گھر بنے ہوئے ہیں۔ تمہاری یہ گلف شانی پڑوس میں بھی سنی گئی ہوگی۔ تمہاری حرکتیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ انسان بن جاؤ، شکر کرو تمہیں ایک صابر بیوی مل گئی ہے، ورنہ جو تم ہو نا، تمہارے ساتھ رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اچھا بس کرے اب، آپ ہی کوئی سوچ لیں، جوان لڑکا ہے، بیوی برابر میں کھڑی ہے اور آپ ہیں کہ… صفیہ خاتون نے انہیں بازو سے پکڑے آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، اس سے پوچھو یہ اکڑتا کس بات پر ہے؟ آج میں اپنے آفس سے علیحدہ کر دوں تو صاحبزادے کو 2 وقت روٹی کے لالے پڑ جائیں۔ چلیں نا ابو۔ لڑکیاں بھی ماں کے اشارے پر آگے بڑھی اور آخر باپ کو اندر کمرے میں لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ ان کے جاتے ہی شہاب بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا جی ہی نہیں چاہا، یہیں پلر سے ٹیک لگائے برآمدے میں بیٹھی رہی، پھر لاؤنج میں جا کر قالین پر بیٹھ گئی۔ چکر آ رہے تھے اور دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس پر شہاب کی باتیں بار بار آنکھیں نمکین پانی سے بھر جاتی اور وہ ان آنسوؤں کو سختی سے پونچھ ڈالتی۔ صبح اس کی ساس نے آ کر جگایا اور یوں لاؤنج میں سو جانے پر خفگی کا اظہار کیا۔ تمہارے بھلے کو ہی کہہ رہی ہوں، آخر اب زندگی تو تم نے اسی کے ساتھ گزارنی ہے، پھر ذرا ذرا سی بات پر اس اکڑ کا کیا مطلب؟ مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر عورت کو ہر ہر قدم سوچ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ کیا ہے، اگر غصے میں وہ کچھ اونچا بول گیا، قصور تو تمہارا ہی تھا نا،
तुम जानती हो वो रोजाना किस टाइम पर ऑफिस से आता है, लेकिन दिल में उसके लिए चाहत हो तभी तुम इंतजार करो ना। तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं। फिर उसका दिल ना टूटे तो क्या हो। अरे बेवकूफ, वो अब तुम्हारी तवज्जो चाहता है, मोहब्बत करने लगा है तुमसे। मोहब्बत? उसने ज़ेरे लब दोहराया और दिल ने नफ़ी की। नहीं, वो कम से कम मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। और और अब तो लगता है शायद मैं भी उससे कभी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। शादी से पहले मैं अब्बा को अजीब मर्द समझा करती थी, लेकिन शहाब, उफ क्या मसला है उनके साथ। मुकम्मल नफसियाती केस लगते हैं और उनकी इस कदर बदजुबानी, गुस्से में बड़े छोटे की तमीज़ भूल जाते हैं। उन्होंने अम्मी के बारे में कैसी कैसी बातें की हैं। हम बेटियां कितनी मजबूर होती हैं। माँ के बारे में भी चुपचाप सब सुन लेती हैं। वो फिर से रोने लगी। शाम तक उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। सफ़िया खातून उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और जो खबर डॉक्टर ने सुनाई उसे सुनकर सफ़िया खातून तो खुश हुई, खुद उसके एहसासात पर जमी बर्फ़ भी एक झटके से अलग हो गई। जिस वक्त वो दोनों डॉक्टर के यहाँ से लौटी, बाप बेटा ऑफिस से आ चुके थे। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? सायरा बता रही थी अनम को लेकर डॉक्टर की तरफ गई थी। रज़ाक साहब पूछ रहे थे, जबकि वो जी जान से टीवी की जाने मुतवज्जो था। हाँ जी, खैरियत ही खैरियत है। आप दादा बनने वाले हैं। सफ़िया खातून की बात पर शहाब ने चौंक कर माँ के चेहरे की जानिब देखा, फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। सफ़िया खातून ने अनम को कमरे में जाने का इशारा किया। उसे अपनी चादर और बैग रखने कमरे में तो जाना ही था। वो छोटे छोटे कदम उठाती, मुस्कुराहट होंठों में दबाए, गुलाबी चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई तो वो पेशानी पर हजार बल डाले बेड पर बैठा था। ये नया ड्रामा शुरू किया है तुमने। कम अज कम आज के दिन वो शहाब से इस रवैये की तवक्को हरगिज नहीं कर रही थी। खत्म करवाओ ये सब कुछ। जहर लगते हैं मुझे बच्चे, और अभी तो मैं ये सब अफोर्ड भी नहीं कर सकता। क्या बात है, यूं पागलों की तरह मुझे क्या घूरे जा रही हो? तुम्हारी समझ में नहीं आया? क्या कहा है मैंने? शहाब प्लीज, ऐसे ना कहें। उसे मेरी जिंदगी में आ जाने दें। वो तो जब से इस घर में आई थी जब्त आजमा रही थी। कभी किसी के सामने नहीं रोई थी, और आज नीचे फर्श पर उसके कदमों में बैठी रो रो कर इल्तिजा कर रही थी। हूँ ड्रामा, मेरी खुशी का किसी ने एहसास किया है जो मैं करूँ? तुम्हें क्या पता इस घर में चलता फिरता तुम्हारा ये वजूद, और वो भी मेरे हवाले से, मुझे किस तरह अजियत देता है। दफा हो जाओ मेरे सामने से। फिर वो खुद ही उठकर बाहर निकल गया। यकीनन वो यही सब कहने उससे पहले कमरे में आया था, और वो क्या समझी थी, आने वाले दिनों में उसकी यही तकरार जारी थी। आखिर कुछ सोचकर उसने कह दिया, ठीक है, फिर मैं इस सिलसिले में आपकी अम्मी से बात करती हूँ, उन्हें बताती हूँ आपको बच्चे नहीं पसंद। खबरदार, अम्मी से ऐसी बात की तो जुबान काट दूंगा। यहाँ किसी को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। तुम अपनी माँ के घर जाती रहती हो, उसी से कहो ये काम करवा दे। बाद में अम्मी से कह देना मैं अभी बच्चे नहीं चाहती। वाह शहाब साहब वाह, आज तो आप बुजदली और बेगैरती की इंतहाओं पर हैं। यानी सारा इल्ज़ाम मैं और मेरी माँ अपने सर लें। क्या हुक्म जारी किया है? वो ज़ब्त की इंतहाओं पर थी, मगर वो अनसुनी करता कमरे से जा चुका था। अच्छा था कि आज शाम शहाब और रज़ाक साहब कहीं इनवाइटेड थे। सफ़िया को लड़कियों के साथ बाजार जाना था। उन लोगों के जाते ही वो कमरे में आ गई और मोबाइल निकालकर इमरान का नंबर डायल करने लगी। वो आलिया भाभी को नहीं जानती थी, लेकिन अम्मी और इमरान दोनों ही उस लड़की की तारीफ करते थे। और इतना तो वो भी जानती थी, इमरान उसकी शादी से सिर्फ 2 माह पहले जर्मनी गया था। जाकर उसने किसी शॉर्ट कोर्स में एडमिशन लिया था। वो शादी का खर्च उठाने की पोजीशन में नहीं था। उसकी शादी का सारा खर्चा आलिया ने भिजवाया था कि वो जॉब करती थी। आज वो दिल का बोझ किसी से बांटना चाहती थी तो उसे आलिया का ख्याल ही आया था, और उस रोज वो मुसलसल घंटा भर बोलती रही। आलिया के लहजे में इतनी अपनाइयत, इतना प्यार था कि वो सब कहती चली गई। क्या मुझे शहाब की बात मान लेनी चाहिए? हरगिज नहीं। बस अब अगर वो दोबारा इस सिलसिले में बात करे तो यही कहो, मैं आपके वालिदैन के इल्म में लाए बगैर ऐसा काम नहीं कर सकती। मैंने वालदा से बात की है। मेरे वालिदैन चंद दिनों में इस सिलसिले में बात करने आपके घर आएंगे, और प्लीज हिम्मत पकड़ो। शहाब ने निकाह किया है तुमसे, और उसे ये भी याद दिलाती रहो तुम कोई लावारिस नहीं हो। आलिया से बात करके उसे बहुत तसल्ली हुई। वाकई उसकी बात में वजन था। जब वो शहाब से ये कहेगी कि मेरे वालिदैन तुम्हारी इस जिद को बयान करने तुम्हारे वालिदैन के पास आ रहे हैं, तो फिर उसकी हालत देखने के लायक होगी। दूसरे दिन साबरा बेगम का फोन आ गया। तुम्हारे अब्बू की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। तुम्हारे चचा उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। तुम फौरन आ जाओ। इस वक्त तो मैं घर पर अकेली हूँ अम्मी, और रात भी हो रही है। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं आ जाऊंगी। आप घबराएं नहीं, अल्लाह करम करेगा। सफिया खातून और लड़कियां जल्दी आ गई। उसने अब्बा की तबीयत के बारे में बताया। गाड़ी तो वो दोनों लेकर निकले हैं, आते ही होंगे, चली जाना। इतना कहकर वो तीनों अपनी शॉपिंग देखने लगी।
ان دونوں کی واپسی رات کے 11 بجے ہوئی۔ تب تک وہ بیگ میں اپنے کپڑے رکھ چکی تھی۔ ان کے آتے ہی گاڑی کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے سسر کو امی کے فون کے بارے میں بتانے لگی۔ اللہ خیر کرے گا، تم گھبراؤ نہیں، اچھی سی چائے پلواؤ، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور شہاب سے تو کچھ کہنا ہی بیکار تھا۔ 12 بجے پھر اسی کا فون آیا۔ امی، میں اکیلے کیسے آ سکتی ہوں؟ صبح تک مجھے انتظار کرنا پڑے گا، صبح ہوتے ہی آ جاؤں گی۔ کیا شہاب گھر پہ نہیں ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ امی، طبیعت میرے والد کی خراب ہے، اس سے… ان کو کیا مطلب؟ یہ لوگ اپنی نیند بھلا کیوں خراب کریں گے؟ رات وہ بے چینی میں گھری رہی اور آج پھر کمرے کے بجائے لاؤنج میں بیٹھی رہی کہ شہاب مکمل تاریکی میں سونے کا عادی تھا اور اسے آج اندھیرے سے وحشت ہو رہی تھی۔ صبح ناشتہ تیار کیا اور اسے امید تھی وہ لوگ اس کے والد کی طبیعت کے بارے میں پوچھیں گے اور اسے ڈراپ بھی کریں گے، لیکن لگتا تھا وہاں تو سب بھول بھی چکے ہیں۔ ناشتے کے بعد باپ بیٹا آفس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ بھی کمرے میں آ گئی، چادر اوڑھی، بیگ اٹھایا اور صفیہ خاتون کے پاس آئی۔ میں امی کی طرف جا رہی ہوں۔ اتنا بیگ تیار کر لیا ہے؟ کتنے دنوں کا پروگرام ہے؟ انہوں نے حیرت سے اس کی تیاری دیکھی۔ ہفتہ تو رہوں گی۔ اتنے دن؟ وہ چونکی، پھر بولی، نہیں، تم کل شام کو واپس آ جانا۔ وہ جو اس روز میری دوست آئی تھی، وہ سائرہ کے لیے اپنے کچھ رشتہ داروں کو لا رہی ہے۔ تم کل شام کو واپس آ جانا۔ پرسوں رات کو میں نے انہیں ڈنر پر بلایا ہے، خاصا اہتمام کرنا ہوگا۔ بیچاری نائلہ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ اس وقت اسے یہ سارے چہرے بالکل اجنبی لگ رہے تھے۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بیگ اٹھا کر اس چار دیواری سے باہر نکل آئی۔ انیک صاحب ہسپتال میں تھے، صابرہ بیگم رات سے ہی ان کے پاس تھی۔ انہوں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، شاید اس کی ویران آنکھوں نے سب کہہ دیا تھا کہ اسے گلے لگا کر وہ بے تحاشا چومتی رہیں، بار بار اس کی کمر سہلاتی رہیں۔ تمہارے چچا کہہ رہے ہیں علاج لمبا ہے، خرچہ بھی بہت آئے گا۔ عمران اور عالیہ فون کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کہا خرچے کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، عمران کو تو ابھی آنے میں مشکل ہے۔ عالیہ کہہ رہی تھی میں چند دنوں میں آؤں گی، مجھے لگتا ہے تم بھی رات کو سوئی نہیں، سو جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو میری بیٹی۔ وہ اس کا سر آغوش میں لیے بیٹھی تھی، انم نے چہرے پر چادر پھیلا لی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی ماں کو اس کے بہتے آنسوؤں کی خبر ہو۔ اگلے روز دوپہر کے بعد جب وہ ابا سے ملنے ہاسپٹل جا رہی تھی تو صفیہ خاتون کا فون آیا، جلدی آ جاؤ، شام گہری ہو گئی تو پھر تمہارے پاس نہ آنے کا بہانہ ہوگا۔ بغیر دعا سلام کے سمتھی کا حال احوال جانے بغیر انہوں نے صرف اس سے واپسی کے لیے کہا تھا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے فون بند ہو چکا تھا تو اس نے بھی کچھ سوچ کر کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور امی کے ساتھ ہسپتال چلی آئی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب وہ گھر واپس آئی تو گلی میں اس کے سسرال والوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ کیا شہاب آیا ہے؟ وہ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، کھلے صحن میں جلی ٹیوب لائٹس میں اس نے ربابہ اور شہاب کو آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے دیکھا تھا۔ دونوں کس قدر ہنس رہے تھے اور ہنستے ہوئے شہاب کا چہرہ بالکل اجنبی لگ رہا تھا کہ اس نے کبھی شہاب کو ہنستے ہوئے جو نہیں دیکھا تھا۔ آگے تمہارے یہ بیچارے تو کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھے سوکھ رہے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہو جائے تو بات ہی کیا ہے۔ یہ جملہ شہاب کی جانب سے تھا، وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آؤ بیٹا، کیسے ہو تم؟ صابرہ بیگم شہاب سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس نے اٹھ کر سلام کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ امی، آٹا تو گندھا ہوا ہے، سخت بھوک لگ رہی ہے، میں ابھی روٹی ڈالتی ہوں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم ڈنر کرنے کے پروگرام بنا رہی ہو؟ بے واہ جواب نہیں تمہارا، کیا عزت ہے شوہر کی۔ ہاں ہاں انم بیٹا، اب تم گھر جاؤ، وہاں جا کر کھانا کھا لینا، یہ بیچارہ کب سے آیا بیٹھا ہے۔ لیکن شہاب بیٹے، تم کم از کم چائے تو پی کر جاؤ۔ چچی جان، چائے تو یہ ہمارے ساتھ پی چکے، اور ایسا لگتا تھا چائے انہوں نے زندگی میں پہلی بار پی ہے۔ سچی اتنی تعریفیں کی، میں تو بس پزل ہی ہو گئی۔ چائے بہت پی ہے، ہاں اچھی چائے کی بات ہو تو شاید ہی کبھی نصیب ہوئی ہو۔ ایک آہ بھری تھی۔ آؤ نا بیٹا، ہماری طرف آ کر بیٹھو۔ ربابہ اور شہاب کی بے تکلفی امی کو حیران کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انم بیگ لے آئی تھی۔ جب ان کے ہاں پہنچی، دونوں لڑکیاں کل آنے والے مہمانوں کے سلسلے کی وجہ سے پارلر گئی ہوئی تھی اور کچن بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ پہلے تو جی میں آئی ایک گلاس دودھ کا پی کر چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جائے، لیکن اس نے بیگ اور چادر کمرے میں صوفے پر پھینکے اور کچن میں آ کھڑی ہوئی۔ چاول بنا لینا، دونوں کہہ کر گئی تھی۔ سلام دعا کے بعد یہی بات تھی جو صفیہ خاتون نے کی۔ اس نے فریج کھول کر دیکھا، گندھا ہوا آٹا موجود تھا۔ اس نے قیمہ نکال کر پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ یکدم دونوں لڑکیوں کی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ وہ گھر آ چکی ہیں، لیکن کچن میں جھانکنے کی زحمت ہرگز نہ کی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ دوسروں کی بیٹیوں کو احساسات سے عاری اور سخت جان سمجھ کر بگاڑ لیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے سکھ کی دعائیں کرتے نہیں تھکتے۔ ایک تلخ مسکراہٹ
उसके लबों पर रेंग गई थी। हाय कीमा रोटी, हम तो चावल बनाने का कह कर गए थे। दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर मुंह बनाने लगी। अनम, मैंने तुमसे कहा तो था, फिर रोटी क्यों बना ली? मेरा दिल रोटी खाने को चाह रहा था, उसने आराम से कहा और खाना प्लेट में निकालने लगी। सफिया खातून ने बड़ी गहरी नजर उसके चेहरे पर डाली। आइंदा के लिए कान खोल कर सुन लो, वही बनेगा जो मैं कहूंगी। वो चुपचाप सर झुकाए खाना खाती रही। अगला दिन तो बहुत मसरूफियत का था। शाम को खास मेहमानों की आमद जो थी, कामों के दौरान उसका ध्यान अपने वालिद की जानिब ही रहा। खुदाया, यह दिल इतना उदास क्यों है, जैसे जैसे कुछ होने को है। ब्लेंडर बंद करके वो किचन में रखी कुर्सियों में से एक पर आ बैठी और सर हाथों में गिरा लिया। रिश्ता बहुत अच्छा था और सफिया खातून की दोस्त ने पूरा यकीन दिलाया था, इसलिए सब पुरुम्मीद थे और खातिर तवाज़ो बेहतरीन तरीके से करना चाहते थे। चाय के लिए बहुत से लवाजमात शहर की मशहूर बेकरी से मंगवाए थे, जबकि खाना तो अनम को ही तैयार करना था। उनका फोन आया था, रास्ते में हैं, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सफिया खातून के तो हाथ पांव फूल गए। जल्दी से किचन में आई, उसको कुछ हदायतें दी, फिर उसके हुलिया पर नजर गई तो ठटकी। शाबाश है तुम्हारी अकल पे, हुलिया देखा है अपना? अरे बीबी, क्या क्या समझाऊं मैं तुम्हें? क्या तुम इस हुलिये में उन्हें सलाम करने आओगी? क्या सोचेंगे वो लोग? किस तरह की बहू लाए हैं ये लोग? मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। सुते हुए चेहरे के साथ वो संजीदगी से बोली थी। 10 मिनट रह गए हैं, अभी तक तुमने बर्तन भी मेज पर नहीं लगाए। पहले ये काम तो करो ना। तौबा, पता नहीं ये अहमक क्यों इस घर के नसीब में लिखी थी। वो बुड़बुड़ाते हुए वापस चली गई। लाइए भाभी, बर्तन मैं लगा लेती हूँ, आप जाकर तैयार हो लें। सायरा को यकीनन सफिया खातून ने भेजा। जहाँ इतना कुछ किया है ये भी कर लूंगी, उसने धीरे से कहा। मर्जी है आपकी, मैं तो अम्मी के कहने पर आई थी। सायरा को उसका यूं कहना बहुत ही बुरा लगा था। सायरा बर्तन लगाती रही और वो भी किचन से नहीं निकली। लेकिन सफिया खातून के दोबारा बहुत सख्त लहजे में कहने पर उसे ना चाहते हुए भी कपड़े तब्दील करने पड़े। हाँ, बाल संवारने या मेकअप करने का अब वक्त नहीं था। मेहमानों की आमद के बाद जिस वक्त वो सलाम करने गई, उसी वक्त फ्रेश सी नायला भी कमरे में दाखिल हुई। और यकीनन फिर सबकी तवज्जो नायला की जानिब ही होना थी कि वो उसी की कशिश में तो आए थे। उस पर तवज्जो किसने देनी थी? उसने देखा, आज तो शहाब भी बहुत बाइखलाक दिखाई दे रहा था। वो यहाँ ठहरी नहीं, फिर किचन में आ गई। उसे अभी चाय दम देना थी। अब सायरा बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट चिपक कर रह गई थी। अम्मी की दोस्त ने कहा था, बस सफिया दुआ करो, उन्हें नायला के साथ साथ सायरा भी पसंद आ जाए। उनकी फैमिली में लड़के बहुत लायक और अच्छे ओहदों पर हैं, और नायला के लिए तो तुम हाँ ही समझो। सायरा ट्रॉली सेट करके नायला को बुलाने बाहर निकली। उसी वक्त उसके मोबाइल के रिंग जैसे खतरे का अलार्म बनकर गूंजी। वो अपने कमरे की जानिब लपकी। उसे लगा शायद वो रास्ते में गिर जाएगी, बेजान टांगों के साथ वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। दूसरी तरफ साबरा बेगम थी। अनम, तुम आ जाओ, तुम्हारे अब्बा की हालत बहुत खराब है। मगर उसका ध्यान पसे मंजर से उभरती आवाजों की जानिब था। अनम, तुम जल्दी आ जाओ, अम्मी की आवाज भारी हो रही थी। अस्पताल आऊं अम्मी? उसने किसी खदशे की तस्दीक चाही। नहीं, घर आओ। खदशे की तस्दीक हो गई और वो फर्श पर गिर पड़ी, फिर खुद को संभाला और तेजी से ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसने किसी की जानिब नहीं देखा, उसने कुछ नहीं सोचा और जाते ही सफिया खातून के सामने जा खड़ी हुई। प्लीज आज मुझे जाने दें, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, खाना बनाने में ज्यादा मेहनत अब नहीं करना पड़ेगी। मुझे जाने दें, वहां मेरी माँ अकेली है, उसे मेरे सहारे की जरूरत है। आंसू टप टप गिर रहे थे। वो उस घर की बहू नहीं, यरगमाली लड़की लग रही थी कि वो जिसे उसका शौहर बताया जाता था, वो बड़े इत्मीनान से एक तरफ बैठा उसे रोते बिलखते देख रहा था। हाँ हाँ जाओ, हम कब रोकते हैं, हमने कब रोका है? तुम फौरन जाओ, सफिया खातून घबरा कर जल्दी से बोली थी। वो भागती हुई कमरे से निकल गई। उसके पीछे कोई नहीं गया था। बाप बीमार है इसका, कोई सीरियस मसला नहीं है, लेकिन ये जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती है। दरअसल अकलौती बेटी है ना, और अब अकलौती बहू। हमने भी बेटियों से कम नहीं समझा, हथेली का छाला बना रखा है। सफिया की बातों को रज्जाक साहब ने आगे बढ़ाया। लेकिन लोग भी अंधे तो नहीं होते, उन्हें तो बताया गया था बहुत रख रखाव वाले लोग हैं। लेकिन ये रोती हुई लड़की सास से किसी मुलाजमा की तरह इजाजत तलब करने वाली, जब इजाजत मिलने पर कमरे से बाहर निकली थी तो उसके पीछे ना शौहर गया ना ससुर। गाड़ी घर में मौजूद थी, लेकिन उसे यकीनन टैक्सी पर मैके जाना था। चाय तैयार थी, उन लोगों ने हर शय चखने पर ही इक्तफा किया। फिर वो उनके बहुत इसरार के बावजूद बगैर खाना खाए ही रुखसत हो गए। अनम के खदशे बेबुनियाद नहीं थे। जब वो घर पहुंची, उसकी माँ दुख और बेबसी की तस्वीर बनी, चुपचाप अपने शौहर के बेजान वजूद के पास बैठी थी। उसे देखते ही जब्त जवाब दे गया और माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर बेख्तियार हो गई। तुम बहुत देर से आई, पता भी था बाप की तबीयत अच्छी नहीं, वो चंद घड़ी का मेहमान नजर आता है, फिर भी तुम अपने घर चली गई।
پھپھو گلا کر رہی تھی۔ یہ بچے کبھی باپ کے قریب رہے ہی نہیں۔ یہ چچی تھی۔ وہ چپ تھی، کیا کہتی، کیا بتاتی۔ اس نے باپ کی محبت کو قدم قدم پر مس کیا ہے، اور اس محرومی نے اس کی زندگی کو نہ ختم ہونے والے عذاب میں دھکیل دیا ہے۔ وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم رہی ہے، اور اب تو ہر آس ٹوٹ گئی، ہر امید نے دامن چھڑا لیا۔ اس نے سسرال فون نہیں کیا۔ وہ لوگ صبح کو آئے، پتہ نہیں انہیں انیک صاحب کے انتقال کی خبر کس نے دی تھی۔ آتے ہی صفیہ خاتون خفا خفا صورت لیے اس کی جانب بڑھی۔ شاباش ہے تم پر، ہمیں اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ کیا کہتی، الفاظ تو تھے مگر زبان ہی نہیں تھی۔ بے آسرا ہو گئی بیچاری۔ کسی خاتون نے آہ بھری، خدا میرے بھائی کو سلامت رکھے۔ اس ڈائیلاگ پر وہ تڑپ اٹھی، اور دل میں خیال صرف بھائی کا آیا۔ آسرے کے ساتھ اسے شہاب کا خیال بھی چھو کر نہیں گزرا۔ پھر اگلے کتنے روز شہاب آتا رہا، لیکن صرف چچا کے پورشن تک۔ وہ تو اپنے والے 2 کمروں میں ہی رہتی۔ وہ ماں کی دل جوئی کرتی۔ وہ تیسرا روز تھا جب پھپھو کی بیٹی نے کہا، آپ کے میاں تو بڑے زندہ دل ہیں، ربابہ باجی کے ساتھ مل کر اتنے لطیفے سناتے ہیں کہ بس ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ جائیں۔ اسی دن انم کی بھابھی عالیہ پاکستان پہنچی تھی۔ عمران ابھی نہیں آ سکتا تھا، اسے گئے بہت تھوڑا عرصہ ہوا تھا۔ اس نے عالیہ کو ماں اور بہن کے خیال سے بھیج دیا تھا۔ پھپھو کی ارم کی بات سن کر وہ جس طرح چونکی اور بے چین ہو کر اٹھی تھی، ماں اور بھابھی کے ساتھ ساتھ ارم کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ میں گھر جاؤں گی امی، مجھے آج ہی واپس جانا ہے۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، آج صبح ہی تو عالیہ پہنچی ہے، اور تم 2-3 روز اس کے پاس رہنے کی بجائے گھر جانے کی بات کر رہی ہو۔ لیکن کچھ بھی کہے سنے بغیر وہ کمرے میں آ کر اپنی چیزیں بیگ میں ڈالنے لگی۔ کیا بات ہے انم، تم ایک دم سے پریشان کیوں ہو گئی؟ کچھ دیر بعد وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ مجھے جانے دے امی، ایسا نہ ہو کہ پھر میرا کوئی گھر ہی نہ رہے، میں ہمیشہ کے لیے واپس اسی دہلیز پر آ جاؤں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، دل دہلا رہی ہو میرا، کھل کر بات کرو۔ عالیہ بھی اندر آ چکی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے انم، تمہیں سب بتانا ہی ہوگا۔ اور آنسوؤں کی روانی میں وہ سب بتاتی چلی گئی۔ وہ خاموش ہوئی تو دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بول سکا۔ پھر عالیہ نے گہری سانس کھینچی اور بولی، شہاب کس قدر ناشکرا ہے، اسے تم جیسی بیوی کی قدر نہیں ہے۔ اور یہ ربابہ، یہ کس خوشی میں اس کے ساتھ محفل سجا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ربابہ اس کی پسند کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، ہر ایک سے کھلے انداز میں ملنا، باتیں کرنا اس کی عادت ہے۔ میں اس سلسلے میں اسے کوئی الزام نہیں دے سکتی۔ وہ آنسو پہنچتے ہوئے کہہ رہی تھی، پھر ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اب تو نہیں روکیں گی، اب تو میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، میں خود تم سے ملنے آؤں گی، اور تمہیں امی سے ملوانے بھی لاتی رہوں گی۔ صابرہ بیگم سے پہلے عالیہ بول اٹھی، پھر اسی نے اس کا بیگ تیار کیا۔ ماں بیٹی گمسم بیٹھی تھی۔ بیگ تیار ہوا تو انم نے اٹھ کر چادر اوڑھ لی۔ عالیہ اس کے ساتھ چچا کے پورشن میں آئی۔ یہاں ربابہ کے ساتھ اس کی دونوں بہنیں بھی موجود تھیں، اور پتہ نہیں کس مسئلے پر شہاب کے ساتھ زور و شور سے بحث جاری تھی۔ انم گھر جانا چاہ رہی ہے، عالیہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو اسے کچھ روز ادھر رہنا چاہیے۔ فی الحال تو یہ جانا چاہ رہی ہے، جب ادھر آنا چاہے گی مجھے فون کر دے گی، میں خود لے آؤں گی۔ بی بی، لڑکیوں کا یوں مردوں کی طرح ہر جگہ منہ اٹھا کر پھرنا ادھر کی روایت نہیں ہے۔ عالیہ سے چچی کا بیر تو فطری تھا، مجھے سب پتہ ہے روایات کی کس طرح پاسداری ہوتی ہے یہاں۔ عالیہ نے ان لوگوں کا رویہ اپنی ساس اور انم کے ساتھ دیکھا تھا، پھر عمران نے بھی اسے بہت کچھ بتا رکھا تھا، اسی لیے وہ ان کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی۔ لگتا ہے آپ نہیں اٹھ رہے، انم کو اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ شہاب کو ابھی تک بیٹھا دیکھ کر عالیہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ کل آئیں گے شہاب بھائی؟ ربابہ نے پوچھا۔ اگر انم آئی تب ہی آئیں گے۔ شہاب سے پہلے عالیہ بول اٹھی، یہ اچانک گھر کی محبت کیسے جاگ اٹھی؟ اتنے دنوں سے تو ماں سے چپکی بیٹھی تھی، پیچھے کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میرے اتنے سارے کپڑے دھونے والے رکھے تھے، پھر تم کوئی بھی سوٹ استری کر کے بھی نہیں گئی۔ 2 دن سے صفائی والی ملازمہ بھی نہیں آ رہی۔ امی کو بلڈ پریشر ہے، وہ کچن کا کام نہیں کر سکتی۔ نائلہ اور سائرہ کے موڈ بھی آج کل آف ہیں، اور وجہ تم ہو۔ تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے گھر آئے مہمانوں کے سامنے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ اچھا بھلا رشتہ تمہارے اس روز کے مظلومیت کے ڈرامے کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا۔ تم میرے لیے ہی نہیں، ہمارے سارے گھرانے کے لیے منحوس ثابت ہو رہی ہو۔ پہلے تو میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے تھے، لیکن اب وہ بھی میری طرح تم سے بیزار ہیں۔ تمہاری شکل دیکھنا بھی وہاں کسی کو گوارا نہیں، اور تم پتہ نہیں اب کیوں اٹھ کر آنے پر تیار ہو گئی ہو۔ سارے راستے وہ بولتا رہا۔ انم چپ چاپ سنتی رہی۔ جیسے ہی گاڑی اپنی گلی میں داخل ہوئی، تھکن سوا ہو گئی۔ گھر تو سکون اور امن کا دوسرا نام ہوا کرتا ہے، جہاں آنے کی ہر شخص تمنا کرتا ہے۔ یہ کیسا گھر ہے
جس کے تصور سے ہی بے سکونی چھانے لگتی ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ملازمہ کے نہ آنے کی وجہ سے گھر میں دھول اڑ رہی تھی۔ اس کا کمرہ تو بالکل الٹا پڑا تھا۔ اب کھانا بنانے کے بعد صفائی کرنے نہ بیٹھ جانا، پہلے میرے کپڑوں کا کچھ کرو۔ اس کی بات پر اندر ابال سا اٹھا۔ کیا میں ملازمہ ہوں آتے ہی جت جاؤں؟ اور اس نے کیوں یہ فرض کر لیا کہ میں کھانا بھی بناؤں گی، صفائی بھی کروں گی؟ آخر اس گھر میں میرے علاوہ بھی تین تین عورتیں موجود ہیں۔ میں کہاں سے آ رہی ہوں، کیا کھو کر آ رہی ہوں؟ ان پتھر دل والوں کو بالکل احساس نہیں۔ سچ ہے، دلوں پر چوٹ تو تبھی پڑتی ہے جب اپنا کوئی پیارا رخصت ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں تو روزانہ کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہتا ہے۔ وہ کڑتی ہوئی سلام کرنے ساس کے کمرے میں آئی۔ سلام کا جواب دینا تو دور کی بات، انہوں نے منہ ہی پھیر لیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر واپس آ گئی۔ وہ تو کھانا کھا کر آئی تھی، اور شہاب نے بھی یقیناً چچا کی طرف کھا لیا تھا، تبھی کھانے کا کوئی ذکر نہ کیا۔ لہٰذا وہ مشین لگا کر شہاب کے کپڑے دھونے لگی۔ اتنے ہی کام نے اسے تھکا دیا اور چکر آنے لگے۔ جیسے تیسے کپڑے دھوئے، پھر آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کیوں ہل جوت کر آ رہی ہو؟ اتنے دن وہاں آرام ہی کرتی رہی ہو۔ میں نے بتایا ہے نا، میرا کوئی کپڑا پریس کیا ہوا نہیں ہے۔ اسے لیٹے دیکھ کر وہ چپ کیسے رہ سکتا تھا، لیکن ابھی وہ پھر سے جت جانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی ہمت کر سکی اور کپڑے پریس کرنے لگی۔ یہ وقت رات کے کھانے کا تھا۔ اب سائرہ کمرے سے نکلی تھی، کچن آ کر ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا۔ ہائے، کچھ بھی نہیں پکایا؟ وہ شکایت لگانے ماں کے کمرے میں دوڑی۔ اچھا تو بیگم صاحبہ آرام کر رہی ہیں۔ صفیہ خاتون ایک جھٹکے سے اٹھی اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں صرف شہاب بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے وہ کمبخت تمہاری؟ کتنی دیر ہو گئی اسے آئے ہوئے، ابھی تک کھانا بھی نہیں بنایا۔ مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہی کی پسند ہے۔ شہاب کے زخموں پر جیسے مرہم رکھا گیا۔ ہماری پسند کہاں سے ہو گئی؟ تو ہر وقت بکواس کیا کر۔ بلا اسے اور کہہ جلدی کھانا بنائے۔ خود ہی کہہ دے میں کھا کر آیا ہوں، سونے لگا ہوں۔ تیری ہی دی ہوئی ڈھیل ہے۔ وہ واپس پلٹی، تبھی نائلہ نے آ کر بتایا کپڑے پریس کر رہی ہیں۔ بلا اسے، ابھی تو آئی ہے، اب کس کی موت کا پیغام آ گیا ہے جو کپڑے پریس کر کے پھر تیاری پکڑ رہی ہے؟ اور امی، اس نے جو دشمنی اس روز میرے ساتھ کی ہے نا، اس پر تو اس کی اچھی طرح کلاس لیں۔ صرف اس کی وجہ سے میرا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ نائلہ یاد دلا رہی تھی۔ سب پوچھوں گی، چھوڑوں گی تھوڑا ہی۔ شہاب اچھا ہی کرتا ہے جو اسے جوتی کی نوک پر رکھتا ہے۔ وہ اسے جلدی کھانا بنانے کا آرڈر جاری کر کے کمرے میں آ گئی۔ اور سنو، ابو اوپر اسٹڈی میں بیٹھے ہیں، پہلے انہیں چائے دے آؤ، سائرہ نے کہا، اور دونوں بہنیں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چائے بنا کر وہ ریلنگ کو تھام تھام کر چکراتے سر کے ساتھ بمشکل اوپر چڑھی تھی، اور واپسی پر اسے نیچے اترنا بھی قیامت لگ رہا تھا۔ پوہڑ عورت، اتنا نہیں ہوا کہ کمرے میں پانی کا ایک گلاس ہی رکھ دے۔ اسی وقت جب وہ اوپر کی سیڑھی سے لڑکھڑا کر نیچے آ رہی تھی، شہاب بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے وجود کو کاٹ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی اور سہارے کے لیے اس نے شہاب کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہاتھ تھامنے کے بجائے شہاب ایک قدم پیچھے ہٹا تھا، اور انم نے تاریک ہوتے ذہن کے ساتھ اس کی آواز سنی تھی، اچھا ہے تم مر جاؤ، میری جان چھوٹے۔ سبھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ اس کے گھر فون کر دو، ایسا نہ ہو ساری مصیبت ہمارے سر آئے۔ پتہ نہیں کتنا سیریس معاملہ ہوگا، کافی پیسے لگ جائیں گے، سسر نے پریشانی سے کہا تھا۔ شہاب نے فون کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چچا اور عالیہ آ گئے۔ انہوں نے گھر کے کسی فرد سے کچھ نہیں پوچھا، بس انم کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی پیچھے جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کا کوئی الزام ہم پر آ جائے۔ رزاق صاحب بہرحال زمانہ شناس کا یہاں شخص تھے، رہنے دیں، اس کے پیچھے ہے ہی کون؟ صفیہ نے روک دیا، صبح چلیں گے، ابھی گئے تو پھر وہی بات ہوگی، خرچے کے لیے یہ لوگ ہماری طرف دیکھیں گے۔ وہ ہوش میں تھی۔ ہسپتال میں عالیہ تو کبھی ارم یا ربابہ سے چھوٹی روحی اس کے پاس ہوتی تھی، وہ روح جسے اس کی امید بن کر اس دنیا میں آنا تھا، اب اس دنیا سے ناتا توڑ چکی تھی۔ اچھا ہوا، عالیہ کے دلاسے کے جواب میں اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ پھر بولی، میں جلد از جلد ٹھیک ہو جانا چاہتی ہوں، اور بھابھی آپ میری فکر نہ کریں، امی عدت میں ہیں، یہاں آ نہیں سکتی، لیکن میرے لیے بہت فکر مند ہوں گی۔ شاباش، مجھے تمہارا یہی مضبوط لہجہ چاہیے۔ تم موبائل پر امی سے بات کر سکتی ہو، تمہاری آواز سن کر انہیں بہت تسلی ہو جائے گی۔ عالیہ کو اندیشہ تھا وہ اب بالکل ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ اس کی سوچ کے بالکل برعکس نظر آ رہی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا وہ دواؤں کے اثر میں تھی۔ جب شہاب اس کے والد اور والدہ آئے تھے، سن کر اس نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اس شام جب اس کے پاس صرف عالیہ تھی، وہ لوگ چلے آئے۔ اچھا ہے تم مر جاؤ، شہاب کو دیکھتے ہی اس کے ادا کے یہ الفاظ اس کے گرد چکرانے لگے۔ وہ جو بالکل ٹھیک دکھائی دے رہی تھی اچانک رونے لگی۔ اے حوصلہ کرو، کیا بچی بنی ہوئی ہو؟
सफिया खातून बोली, बच्चों का क्या है, और हो जाएंगे। चले जाएं आप लोग यहाँ से, और अपने इस सफाक बेटे को भी ले जाएं। वो इस वक्त गोया अपने हवासों में ना थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने आकर उन्हें यहाँ से जाने को कह दिया। आलिया, अगर मैं ये कहूँ कि अब मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना तो तुम क्या कहोगी? मेरा ख्याल है तुम्हारा फैसला बिल्कुल मुनासिब होगा। आलिया, तुम नहीं जानती कल उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। बस भूल जाओ। जब फैसला कर ही लिया है तो जहन की किताब से भी इस वक्त की तहरीर को मिटा डालो। आलिया ने उसका सर सहलाते हुए उसकी बात काटी थी। देखा अम्मी, देखा, मैं ना कहता था वो किसी तरह अच्छी लड़की थी ही नहीं। बस आप लोगों को बड़ी हमदर्दी थी उसके साथ। उनकी जानब से खुला के लिए कहा गया तो वो खुशी से दीवाना हो गया था। खुला मांग रही है, अच्छा है, हक महर भी नहीं देना पड़ेगा, लिख दो। माँ और बाप दोनों ने कहा था, फिर वो देर क्यों लगाता। जहेज का सामान उठवाने आलिया अपने कजन के साथ आई थी। नन तो तुम्हारी उजड़ गई, अब इस सामान का क्या करोगी? सफिया खातून ने उसे ये सब इकट्ठा करते देखकर जलकर कहा था, हमारा सामान है, हम जो मर्जी करें, अब आपको तो नहीं दे सकते ना। हो, हमें जरूरत भी नहीं है, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। हम भी अनम की दूसरी शादी कर रहे हैं, इधर नहीं जर्मनी में, और पता है वो लड़का एबनॉर्मल भी नहीं है। आलिया के कजन इमरान के दोस्त काशिफ ने बड़े मजे से कहा था। क्या मतलब? मेरा बेटा एबनॉर्मल है? सफिया चिल्लाई। जी हाँ। दोनों ने उसके चिल्लाने का नोटिस नहीं लिया। अनम की अलहदगी हुई तो चच्ची और रुबाबा के सीने में ठंड पड़ गई। देख लो, इस तरह हाय लगती है। इमरान ने तुम्हें ठुकराया था, अपनी बहन उजड़कर घर आ गई। और देख ले अम्मी, उसका शोहर वो जो मेरी मोहब्बत में पागल था, एक दिन भी उसे खुश नहीं रख सका। रुबाबा इठलाई। अब शहाब इस घर में हम लोगों से मिलने आएगा, देखना अम्मी इनके दिलों पर कैसी क्यामत गुजरेगी। रुबाबा सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। रहने दो, अब क्या मेल मिला बढ़ाना उससे। माँ ने समझाया, लेकिन रुबाबा दिल में कुछ और ही सोचे हुए थी। और माँ की लाडली जो ठान लेती थी, माँ से भी मनवा कर ही छोड़ती थी। शहाब अब भी उस वक्त वहां आता था जब अतीक साहब घर पे नहीं होते थे। आलिया ने अपने कजन से बात की, उनके घर के ऊपर वाले पोर्शन के कमरे खाली थे। उन्होंने साबिरा और अनम के लिए हामी भर ली। काशिफ की बीवी भी अच्छी औरत थी, और खुसूसन उनके दो बच्चे इन माँ बेटी का जी बहलाने में बहुत मुआवन साबित हो रहे थे। फिर जब तक आलिया रही, हौसला देती रही। काशिफ की बीवी हंसकर कहती, आंटी, उस बेचारी को पता नहीं है ना, पाकिस्तान में सास बहू का रिश्ता किस नौयत का हुआ करता है। वो बाय नेचर ही बहुत अच्छी है। अनम दिल की बात कहती। आलिया ने कहा था, मैं बहुत जल्द आप दोनों को जर्मनी बुलवा लूंगी, लेकिन तब तक तुमने जहन को फजूल की सोचों में उलझाना नहीं है। इद्दत खत्म हो जाए तो कहीं जॉब कर लो, और कहीं नहीं तो स्कूल में छोटे बच्चों की क्लासेस ज्वाइन कर लो। बस अपना ध्यान बटाओ। और ये याद रखना, जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई, वक्त अभी भी तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हें आगे, बहुत आगे जाना है। रमना, मेरे जाने के बाद तुम भी उसका बहुत ख्याल रखना। इमरान से फोन पर मुसलसल राब्ता था। इन्हीं मोहब्बतों ने उसे एक लम्हे के लिए भी ये सोचने नहीं दिया कि शायद उसने ये कदम उठाकर गलत किया है। हाँ, अपने रिश्तेदार जब भी आते कुरेदने की कोशिश करते और ये एहसास दिलाते वही गलत है। फुप्पो तो बहुत खफा थी, इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी चुपचाते। हमें बताना, हमसे मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा। और भाभी, तुम तो नादान नहीं थी, ये आजकल की लड़कियां तो जरा सी सख्ती से ही उखड़ जाती हैं। तुमने ही हमें बताया होता, हम मामले को अपने हाथ में लेते। शहाब की फैमिली को तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो हर तरह से माकूल लोग हैं। और फिर शहाब और रुबाबा की शादी की खबर भी फूफो ने ही दी थी। साथ ये भी कहा था, अगर वाकई वो बुरा होता तो अतीक अपनी फूल सी बच्ची क्यों उससे ब्याहता। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें मुनीरा और अतीक को सब बता देना चाहिए। साबिरा ये सुनकर बेचैन हो गई। नहीं अम्मी, ये रुबाबा पसंद है उसकी, यकीनन उसके साथ वो सब नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ। और दूसरी बात, रुबाबा बिल्कुल नहीं मानेगी, वो बहुत जिद्दी है, और फिर यही समझेगी कि हम लोग उसका दिल उन लोगों की जानिब से बुरा करने के लिए ऐसे ही झूठ कह रहे हैं। उसने रिसान से कहते हुए उन्हें रोक दिया था, तो आज उसे पा लिया जो मेरी पसंद थी। यकीन नहीं आ रहा, लेकिन एक बात है, मेरा दिल इस तरह खुश नहीं जैसा कि होना चाहिए। शायद एक वजह मेरे घर वाले भी हैं, उन्हें रुबाबा बिल्कुल पसंद नहीं है। कहती हैं सिवाय हाइट अच्छी होने के और कोई खूबी नहीं है इसमें, बगैर मेकअप तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और बड़ी तेज मुंह फट सी है। वो सोच रहा था। अभी तक कमरे में नहीं गए। सफिया उसे लाउंज में खड़ा देखकर उधर आ गई थी। थकन से उनका बुरा हाल था, लोगों के सवालों ने सर में दर्द कर दिया था। जा रहा हूँ। वो रूनुमाई के लिए जो सेट खरीदा था वो याद नहीं आ रहा कहाँ रखा है। शाबाशे।
कभी कोई काम वक्त पर याद भी रहा है तुम्हें? वैसे भी मुंह तो तुम 1000 बार देख चुके हो। ऐसे ही चले जाओ। सफिया खातून इतना कहकर अपने कमरे की जानब बढ़ गई। उसी वक्त उसे भी याद आ गया। सेट लेकर कमरे में गया तो दुल्हन रवायती दुल्हनों की तरह सर झुकाकर बैठने की बजाय टीवी लगाए बैठी थी। उसे देखा तो टीवी ऑफ कर दिया और मुस्कुराई। मूवी कैमरे, लाइटें और फिर इतना टाइम। मेकअप में अब वो पहले वाली बात नहीं रही थी। शहाब को अनम याद आ गई। दुल्हन बनी वो कैसी प्यारी लग रही थी। हर किसी ने उस रोज मुझे खुशकिस्मत कहा था, मुबारकबाद दी थी। क्या सोच रहे हैं? रुबाबा की आवाज उसे माजी से हाल में ले आई। वो मैं सोच रहा था, तुम्हें इस कलर का ड्रेस नहीं बनवाना चाहिए था। कम से कम अम्मी या नायला सायरा से मशवरा कर लेती। क्यों? इस कलर में क्या बुराई है? फिर अम्मी या नायला सायरा कब से इस मुल्क की टॉप की ड्रेस डिजाइनर में शुमार होने लगी हैं? बात थी भी ऐसी। अरमानों से भरी दुल्हन से ऐसी बात का मतलब यही तो था कि वो अच्छी नहीं लग रही। वो झटके से उठी। शहाब ने हाथ थामना चाहा, जिसे उसने झटके से छुड़ा लिया और वॉशरूम में घुस गई। वापस आई तो चेहरा मेकअप से बेनियाज था और उसने सादा सा ड्रेस पहन रखा था। ये क्या किया तुमने? शहाब को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मैं सो रही हूँ, सर में दर्द है। बिस्तर पर लेटकर उसने करवट बदल ली। लेकिन शहाब को ये रात बर्बाद थोड़ा ही करना थी कि आखिर वो उसकी मोहब्बत थी, जिसे बकौल उसके उसने जिंदगी की बाजी लगाकर हासिल किया था। सो उसे मना ही लिया। सुबह रुबाबा का मूड खुशगवार था। शहाब अभी बिस्तर में था। वो फ्रेश होकर फ्रूट की बास्केट सामने रखी बैठी थी। खाते हुए वो उससे बातें भी किए जा रही थी। कितना बोलती है ये। ध्यान से उसकी बातें सुनते हुए शहाब ने 2-3 बार सोचा था। फिर नाश्ता दोनों ने एक साथ लिया। शहाब को फ्राई अंडा अच्छा नहीं लगता था। उसकी महक अगर किसी चम्मच या ग्लास में भी महसूस हो जाती तो वो खाना नहीं खा सकता था। और वो देख रहा था, रुबाबा ने 2 बार पानी पिया था। उफ, अब ये ग्लास, और वो कैसी लापरवाह सी थी। पहले एक ग्लास में अपने लिए पानी उंडेला, फिर बातें करते टीवी देखते दोबारा दूसरा ग्लास इस्तेमाल कर लिया। मैं नाश्ते के बाद कुछ देर सोऊंगा, तुम ये टीवी बंद कर देना। एਵੇਂ ही तुम सो जाओगे तो मैं फारग बैठी क्या करूंगी? टीवी ही देखूंगी ना। मुझे कमरे में हल्की सी रोशनी में भी नींद नहीं आती। तो मत सो। वो खिलखिलाई। रात भी देर से सोए, सुबह तुमने जल्दी जगा दिया। आज वलीमा का फंक्शन है, फिर बहुत देर हो जाएगी। इस वक्त थोड़ा आराम करने दो। कितने बोर हो तुम? वो मुंह बनाकर बोली। ऐसा करो, तुम जाकर नायला और सायरा के पास बैठो। क्यों? मैं क्यों बैठूं? देख लो, सुबह से एक बार भी वो दोनों हमारे कमरे में नहीं आई। मुझे तो लगता है उन्हें भाई की शादी की कोई खुशी ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। और तुम ये टीवी बंद करो, मुझे सोना है। मैं आवाज कम कर देती हूँ। ओहो, कह तो रहा हूँ, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। कहा तो है मत सो। और जरा बाहर जाकर अपनी अम्मी से कह दो, लंच में मुझे चावल चाहिए, वो भी कौरमे के साथ। मैं चावल ही शौक से खाती हूँ, रोटी मुझे पसंद नहीं। हमारे घर तो चावल बहुत कम बनते हैं, कोई पसंद ही नहीं करता। शहाब ने कहा, मगर वो टीवी की जानब मुतवज्जो थी। जितनी मोहब्बत मैं रुबाबा से करता हूँ, ये मुझसे नहीं करती। जब भी तो मेरी किसी बात पर तवज्जो ही नहीं दे रही। उसे एक मलाल ने घेर लिया। रज़ाक साहब किसी फजूल खर्ची के हक में नहीं थे, लेकिन रुबाबा हनीमून के लिए और नहीं तो मरी इस्लामाबाद तक ही जाना चाहती थी। अभी कुछ दिन ठहर जाओ। शादी में भी इतना खर्च हुआ है, अब्बा किसी तौर नहीं मानते। अब्बा से मनवाने की जरूरत ही क्या है? आखिर तुम भी तो जॉब करते हो। क्या तुम्हारे अब्बा तुम्हें तनख्वाह नहीं देते? वो चुप रहा कि वाकई सच था। अब्बा उसे बाकायदा तनख्वाह नहीं देते थे। हाँ, जेब खर्च के नाम पर चंद हजार मिल जाते थे। बोलो ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है? वो जो भी था ना, सब शादी पर लग गया। मुझे नहीं पता, तुम किसी दोस्त से कर्ज मांग लो। तुम समझती क्यों नहीं? आजकल फैक्ट्री में भी बहुत काम है। मैं चंद दिनों तो क्या, चंद घंटों की भी छुट्टी नहीं कर सकता। बहू, तुम्हारे घर वाले आए हैं। उसी वक्त सफिया खातून ने बड़ी संजीदगी से आकर इत्तला दी। सुनते ही वो सब भुलाकर कमरे से बाहर निकली। इससे कहो, शादी को महीना हो रहा है, अब किसी काम को हाथ भी लगा ले। कब तक दुल्हनापा सवार रखेगी? वो अम्मी ऐसा है कि इसे तो कोई काम आता ही नहीं है, आपको ही सिखाना पड़ेगा। कमाल है, ऐसे कौन से लैंडलॉर्ड की बेटी है, घर का काम तक नहीं आता। अब मैं कहे दे रही हूँ, तुम बीच में मत बोलना। मैं जिस तरह चाहूंगी वैसे काम सिखाऊंगी। उसके अंदाज बता रहे हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कल से सिर्फ सफाई वाली आएगी, बाकी काम पहले की तरह बहू को करने होंगे। थोड़े से तो लोग हैं घर में। फिर आजकल की महंगाई, ये मुलाजमाओं की अय्याशियां नहीं होती। तुम्हारे अब्बा सख्त नाराज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो उकता कर बोला। और
पानी पीने के लिए हाथ साइड टेबल की जानब बढ़ाया तो याद आया आज ऑफिस से आने के बाद वो कमरे में पानी रखना भूल गया था। अब ये काम वो खुद ही किया करता था। रुबाबा से कहना बेकार गया था, वो बहुत लापरवाह थी। अब क्या लेटने लगे हो, वो तुम्हारे ससुराल वाले आए बैठे हैं। एक तो मैं उनकी रोज रोज की आमद से बड़ा तंग हूँ। कभी माँ बाप पहुंच जाते हैं, कभी बहनें, तो कभी भाई, और हर बंदा बिला तकल्लुफ पूरे घर में दंदनाता फिरता है। जब जाते हैं फ्रिज में तो समझो झाड़ू ही फिरी होती है। ज्यादा दिन में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अगले रोज मुलाजमाएं हटा दी गई। अब ना खाना बनाने वाली आ रही थी, ना ही कपड़े धोने, इस्त्री करने और झाड़ू पोंछ करने वाली। सिर्फ सफाई वाली सुबह सुबह आती, अपना काम निपटाती और चली जाती। मुलाजमाएं हटाने से फिलहाल रुबाबा को फर्क नहीं पड़ा। सुबह वो सिर्फ अपना और शहाब का नाश्ता बनाकर अपने कमरे में ही ले आई। हम सब इकट्ठे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हैं। अच्छा चलो फिर तुम अपना नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर चले जाओ, मैं तो यही करूंगी। उसके इत्मीनान में जरा फर्क नहीं आया। मेरा नाश्ता बाहर रखो, मैं आ रहा हूँ, लेकिन वहां पर भी तुम्हें अकेले ही नाश्ता करना होगा। बाकी सबका तो अभी बना नहीं है। क्या मतलब, तुमने सबका नाश्ता नहीं बनाया? मुझे इतने काम की आदत नहीं है। आदत डालो रुबाबा, आज तो नाश्ता करो, सुबह सुबह मेरा मूड नहीं खराब करो। उसने बर्तन मेज पर पटके। वो वार्डरोब की जानब बढ़ा, फिर पलटा। तुम्हें पता है अम्मी ने मुलाजमा की छुट्टी कर दी है, फिर भी तुमने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए। मुझे नहीं पता था ऐसे गरीब घराने में ब्याह कर जा रही हूं मैं। गजब खुदा का, कपड़े भी मैं प्रेस करूं, फिर कहेंगे धुलाई भी खुद करो। हाँ वो भी करना होगी। और रुबाबा ने रोना शुरू कर दिया। प्लीज रोना धोना बंद करो, सुबह सुबह ये नहुसत ना फैलाओ। वो पहली बार उस पर चिल्लाया। शाम को घर आया, पता चला रुबाबा मैके गई हुई है। आपने जाने क्यों दिया? और मेरे कपड़े तो प्रेस करके गई है ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो तो तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद ही चली गई थी। और ये खूब कहीं जाने क्यों दिया? उसने इजाजत थोड़ा ही ली थी। भाई को फोन किया, वो लेने आया और मुझे बस इतना कहकर मैके जा रही हूँ चली गई। हड हराम औरत, कामों से घबराती है, जान छुड़ाकर चली गई है। रह रह कर गुस्सा आ रहा था। बड़ी गलती हुई मुझसे। इतनी अच्छी कितनी प्यारी थी अनम, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। इसी शहर में अपने भाई के ससुराल में से किसी का घर किराए पर लेकर रहती है। रूही से छोटी सनम बता रही थी, उनके मोहल्ले के करीब ही कहीं घर है। मुझे इस बेचारी से मिलना तो चाहिए। बड़ी मोहब्बत करती थी मुझसे, मिलने से हरगिज इनकार नहीं करेगी, बल्कि बेचारी खुश हो जाएगी। इस ख्याल ने सारी कोफत भुला दी। अब वो ये प्लान कर रहा था अनम से मिले तो किस तरह और कहाँ। मैं इसे बताऊंगा, कदम कदम पर तुम्हारी याद सताती है। ये सिर्फ और सिर्फ तकदीर का चक्कर है कि हम जुदा हो गए, वरना मैं ऐसा कहाँ चाहता था। आह ये तकदीर, उसने हमेशा ही मेरे साथ खेल खेला है। बचपन से लेकर आज तक मैं तिश्ना ही रहा हूँ। कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके वो आंखों पर बाजू रखकर लेट गया। रुबाबा अगले रोज भी नहीं आई तो वह बड़े खुशगवार मूड के साथ उसके मैके जाने के लिए तैयार होने लगा कि उसे चुपके से अपनी छोटी साली सनम से अनम के बारे में मालूमात लेना थी। बेगैरत, यूं मिन्नतें करेगा तो वो और सर चढ़ेगी। ये औरत है जरा दूसरी किस्म की, उसके साथ तुझे सख्ती करना पड़ेगी। उसे घर से निकलते देखकर बाप ने समझाया। मैं उसके घर वालों से शिकायत करना चाहता हूँ उसकी। उसने झूठ बोला और घर से निकल आया। शहाब भाई, आप क्यों पूछ रहे हैं? सनम छठी क्लास में पढ़ती थी, बच्ची थी, लेकिन उसके सवाल ने उसे गिड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। वो अब भी आपको याद आती हैं। रुबाबा बाजी कहती हैं आप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हाँ हाँ, रुबाबा ठीक कहती है। वो अनम की कुछ चीजें हमारे घर पड़ी हुई हैं, इसलिए मेरी अम्मी चाह रही थी इसका एड्रेस मालूम हो तो वापस कर दी जाए। लंबा खर्चा करना पड़ेगा फिर तो। क्या मतलब? वो उलझा। वो और ताईजान तो जर्मनी चली गई, और फूफो बता रही थी उनकी भाभी और भाई ने उनका रिश्ता भी वहां जर्मनी में तय कर दिया है। दिल गोया यकदम हजार टुकड़ों में तकसीम हो गया। उसने रुबाबा को साथ चलने को कहा ही नहीं। कुछ देर बैठा, फिर जरूरी काम का बहाना बनाकर वापस आ गया। सफिया खातून खाना बना रही थी। वो इंतजार में लाउंज में बैठने की बजाय अपने कमरे में चला आया। अकेले आए हो? वो कहाँ है? तौबा, काम करके मेरी हड्डियां तक दुखने लगी हैं। फिर उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो चौंकी। क्या हुआ, कुछ कह दिया है उन लोगों ने? अनम जर्मनी चली गई है अम्मा, और उसकी शादी हो रही है। वो इस वक्त हुस्न और मलाल की तस्वीर बना हुआ था। हाँ भाई, ऐसी तो ना थी जो तुम्हारे नाम पर बैठी रहती। दूसरा करेगी ना, फिर कदर होगी हमारी। फिर पता चलेगा कैसे हीरा जैसे लोगों से वास्ता पड़ा था। तू क्यों दिल पर लेता है, दफा कर। तुझे तेरी पसंद तो मिल गई है ना? कैसी पसंद अम्मा? मगर मुझे तो आप लोगों से भी गिला है। बच्चा अगर अपनी नादानी में खेलने के लिए हथियार मांग ले तो क्या उसे थमा दिया जाता है?
आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे ही किया है। आय हाय, पड़ गया फिर वही दौरा। शहाब, मेरी समझ में नहीं आता, क्या बनेगा तेरा? अरे कभी तो खुश हो जाया कर, हर वक्त टसवे बहाने शिकवे करने से रब भी नाराज हो जाता है। तो मुझसे खुश कब है खुदा? अच्छा खाना बन गया है, अब आके खा ले। मुझ में हिम्मत नहीं है कि ट्रे लगाकर यहाँ लाऊं। और ये दोनों लड़कियां दिन ब दिन हड हराम होती जा रही हैं। रजाक साहब भी टेबल पर मौजूद थे, इसलिए खाना सबने खामोशी से खाया और एक बार फिर वो अपने कमरे में आ गया। सिगरेट सुलगाकर लॉन की जानब खुलने वाली खिड़की में आ खड़ा हुआ। अम्मी ठीक कहती हैं, अनम को दूसरा शौहर मिलेगा तब उसे मेरा ख्याल आएगा। वो मेरी पसंद नहीं थी, फिर भी मैंने उसे कभी कोई सख्त जुमला नहीं कहा, कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं किया। हमेशा इज्जत ही दी उसे। और फिर मेरे जैसा हैंडसम शौहर हजारों में भी खड़ा हूं तो मुमताज नजर आता हूँ। और वो दूसरी शादी करने चली है। कोई हवन्नक ढूंढ लिया होगा उसके मक्कार भाई ने। वो भाभी भी चेहरे से ही अय्यार लगती है, बस फंसाया ही होगा कोई चुगन। वो रहेगी उसके साथ और दिल मेरी यादों से आबाद रहेगा। जैसे जैसे मैं रहता तो रुबाबा के साथ हूँ, लेकिन मेरे ख्यालों में अनम बसती है। उसका जहन एक ही नुक्ते पर मरकूज था। कुछ लंबा अरसा नहीं गुजरा, रुबाबा ने जान लिया उसने मोहब्बत के नाम पर धोखा खाया है। और ये भी समझ लिया वो कैद में आई बुलबुल की तरह है, इस पिंजरे से रिहाई की कोई सबील नहीं। तो फिर इसी फिजा से दोस्ती करना होगी। कभी वो इतरा कर कहती थी, मुझे तो कोई काम करना नहीं आता, मैं तो किसी का काम नहीं करूंगी। लेकिन अब वो सब काम करती थी। हाँ, खामोशी से नहीं। वो अक्सर इन नाइंसाफियों पर उलझ भी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को इतना बदल लिया था कि जो पहले से उसे जानते थे हैरान होते थे। चंद माह मजीद गुजरे, उसने मैके वालों से कह दिया, आप मेरे घर ना आया करें, शाह आपको पसंद नहीं। उसने फ्राई अंडा लेना छोड़ दिया। उसे उसकी महक से नफरत जो थी, लेकिन शहाब के लबों से सताइश तो दूर की बात, वो उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक भी न देख पाई। वो अपने ही ख्यालों में गुम रहता था। कभी कभी एक ठंडी आह भी उसके लबों से खारिज हो जाती। उसे रुबाबा की सूरत अब अच्छी नहीं लगती थी। उसे उसके किए हर काम में हजार नुक्स दिखाई देते थे। अम्मी, मैं तंग आ गई हूँ। एक रोज वो फोन पर माँ से बात करते फट पड़ी थी। अब यही तुम्हारा नसीब है बेटा, तुम्हें समझौता करना है। वो इंतहाई संगदिल शख्स है, हर किस्म के जज्बात से आरी। और कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते शहाब के लोगों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ गई। अब खुद को संभालो बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। देखो, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, इस खानदान का वाहिद सहारा। अपने बूढ़े बाप की जानिब देखो। बस करो अब, सब्र करो, किस्मत में यही लिखा था। कैसे सब्र करूं अम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कोई मेरे सीने से दिल निकाल कर ले गया है। ऐसी बातें ना कर मेरे बच्चे, माँ का कलेजा कट कट जाता है। उठ जा, शाबाश, शेव बना ले, ऑफिस जाने की तैयारी कर। क्या है ये दुनिया, मुझे अपनी अजीज हस्ती का सोग तक नहीं मनाने देती। माँ के जाने के बाद वो लब काटते हुए सोच रहा था, वाह ऊपर वाले वाह, क्या नसीब बनाए हैं तूने शहाब अहमद के। अरे ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था मैंने। फिर उसके वालिद कमरे में आ गए, उसे उठना पड़ा। बैठो। उनके कहने पर वो फिर बैठ गया। अब क्या इरादे हैं? वो कुछ नहीं बोला, आंसू पीने की कोशिश करता रहा। पहली वाली ने खुला ले ली, दूसरी वाली को तुमने इसलिए तलाक दे दी कि एक तो तुम्हें वो पसंद नहीं रही थी, दूसरी शादी के 3 साल बाद भी औलाद नहीं हुई थी। अब जबकि दूसरी वाली की कहीं और शादी को भी साल हो रहा है। तुम्हारी माँ ने बताया है कि वो एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है। अब तुम किस बात का गम कर रहे हो? अब्बू, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं तो उस वक्त ना समझ था, आप तो समझदार थे। हाँ, ना समझ साहबजादे, जब तुम्हारी पहली शादी हुई तुम तब भी अच्छी खासी एज के थे। जब दूसरी वाली को छोड़ा उस वक्त तुम्हारी उम्र 38 बरस थी और ना समझ थे। तो फिर यूं कहो कि तुम्हें कभी अकल आ ही नहीं सकती। जल्दी से तैयार होकर ऑफिस आओ, मैं जा रहा हूँ। आह रुबाबा, काश तुम ही मुझे समझ लेती। एक तलाक के बाद सुलह की गुंजाइश तो थी, लेकिन तुमने मुड़कर देखना गवारा ही नहीं किया। हाँ, उस बच्चे को देखकर तुमने बार बार कहा होगा, काश इसका बाप शहाब होता, ये शहाब जैसे शानदार शख्स का बेटा होता। मुझे पता है तुम मुझे भूल नहीं सकती। देखो मेरी किस्मत कि मैं तुम्हें पाकर खो चुका हूँ और तुम्हारी याद में मातम कना हूँ। तकदीर के मालिक, अगर वो बांझ नहीं थी तो फिर ये मजाक मेरे साथ क्यों? शादी के 3 साल बाद भी बच्चे की खुशी तूने मुझे नहीं दी, मुझसे वो कुछ करवा दिया जिसका कोई मदावा भी नहीं। आह शहाब अहमद, ये दुनिया शायद तुम्हारे जैसे हसास लोगों के लिए है ही नहीं। पर्दे खींचकर उसने रोशनी बुझा दी। बिस्तर पर लेटकर उसने बाजू अपनी आंखों पर रख लिए। अगर आपको ये नावल पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।